वो 2-5-6 सेकंड के लिए उसने अपनी खुशी का इजहार किया और हमें रिव्यू दिया। TKR के हवाले से ताहिर खान शिनवारी, आपके पठान भाई हैं, हमारे पठान भाई हैं, पश्तून माशाल्लाह से उनका बड़ा अच्छा यहाँ पे अपना एक फूड का बिज़नेस चला रहे हैं। जी जी, सजना संवरना है ही ख़वातीन के लिए, तो मेजॉरिटी ख़वातीन होते क्योंकि वो ज़्यादा कॉन्शियस होते। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हेल्थ कास्ट पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड के साथ एक मरतबा फिर मैं आपका होस्ट कफील रहमान हाजिर हूँ। आज हम करने जा रहे हैं बात प्लास्टिक सर्जरी पर। प्लास्टिक सर्जरी आज का अहम मौजू होगा। इस पर बात करने के लिए हमारे पास इस्लामाबाद से हमारे गेस्ट स्पीकर डॉक्टर हिजरतुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम, कैसे आप? ठीक हैं, खैरियत से? डॉक्टर साहब मैं ठीक, आप सुनाएं? खैर खैरियत से? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। डॉक्टर हिजरतुल्लाह, मुझे अपने बारे में तफसील से बताएं, देखने वालों के लिए, जानने वालों के लिए, कि आप कौन हैं, कहाँ पर हैं और क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हिजरतुल्लाह है और मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ और पिछले 4 साल से G8 मरकज़ में अपनी क्लिनिक कर रहा हूँ और 10 सालों से इस्लामाबाद में हूँ। प्लास्टिक सर्जरी की ट्रेनिंग जो है 5 साल वो मैंने PIMS की है। इसके अलावा मैंने 4 साल एक और प्लास्टिक सर्जन के साथ काम किया है और अभी मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। राइट। डॉक्टर हिजरतुल्लाह, आपने अपने बारे में बताया कि आप एक प्लास्टिक सर्जन हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आज के दौर में, मेडिकल के इस दौर में, प्लास्टिक सर्जन उसकी क्या अहमियत है, क्या कर रहे हैं प्लास्टिक सर्जन्स और इसका आगे फ्यूचर क्या है? देखें, प्लास्टिक सर्जरी तो अगर आप देखें तो दुनिया में अगर सबसे पुरानी कोई चीज़ है तो प्लास्टिक सर्जरी है। वो अलग बात है कि लोगों को अभी इस चीज़ की नॉलेज हो रही है कि प्लास्टिक सर्जरी भी कोई फील्ड है। ये आप समझे कि तकरीबन 1600-1500 से मतलब आज से 600-500 साल पहले से ये चीज़ शुरू हुई है। जितनी भी ये पहले जंग हुआ करते थे तो उसमें जितने ये ज़ख़म होते थे, जितने ये ट्रामा और इंजरीज़ होते थे, लोगों के नाक कटते थे, उस टाइम से ये प्लास्टिक सर्जरी थी। लेकिन उस टाइम पे ये फील्ड्स इतने स्पेसिफ़िक नहीं होते थे। सबको एक सर्जन के नाम से जाना था और सबको सर्जन्स कहते थे। तो सर्जन्स में फिर बाद में जब ये सिचुएशन हुई, थोड़ी सी ये मतलब लोग ज़्यादा हो गए, फील्ड ज़्यादा आ गए, तो उसमें फिर ये सारी चीज़ें अलग अलग हो गई। तो प्लास्टिक सर्जरी बेसिकली बहुत पहले से हैं। बाकी ये हैं कि चैलेंजेस हर फील्ड में होते हैं, जिस तरह बाकी हर फील्ड में होते हैं इसी तरह प्लास्टिक सर्जरी में भी है। कुछ ज़्यादा कुछ कम, डिपेंड करता है कि आगे बंदा कौन है, उसको कैसे टैकल करता है। तो जो चैलेंजेस को अच्छी तरह टैकल करे वही उसमें मेरे ख़्याल से कामयाब होता है और लोग उसको पसंद करते हैं। राइट। डॉक्टर हिजरतुल्लाह, प्लीज़ मुझे बताएं, बीइंग अ प्लास्टिक सर्जन, आप डेली बेसिस पर अपने क्लिनिक पे, अपनी प्रैक्टिस में प्लास्टिक सर्जरी को लेकर आप कौन से पेशेंट आप ज़्यादा देख रहे हैं और प्लास्टिक सर्जरी में आजकल आपको क्या ज़्यादा देखने को मिल रहा है? अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो सबको, जो भी लोग देखते हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि प्लास्टिक सर्जरी में एक्चुअली क्या क्या आता है। तो प्लास्टिक सर्जरी के 2 बड़े मेन फील्ड होते हैं, एक रिकन्स्ट्रक्टिव होते हैं, एक एस्थेटिक्स या कॉस्मेटिक्स होती है, जो आजकल ज़्यादा लोग इस तरफ जा रहे हैं और इसको जानते हैं। रिकन्स्ट्रक्शन जो है, एक्चुअली हम जो ट्रेनिंग करते हैं तो हमारी ज़्यादा रिकन्स्ट्रक्शन में होती है। अब रिकन्स्ट्रक्शन में क्या है, रिकन्स्ट्रक्शन में जितने आपके ज़ख़म होते हैं, चाहे वो चेहरे पे हो, हाथों पे हो, कहीं भी हो, इनिशियली लोग प्लास्टिक सर्जन को कंसल्ट करते हैं। फिर जो ज़ख़म जो ख़राब होते, वो ठीक नहीं होते, उसके लिए भी प्लास्टिक सर्जन को कंसल्ट करते हैं। इसके अलावा जो एक बड़ा एक पोर्शन कवर कर रहा होता है वो बर्न होता है। बर्न, जिस तरह बंदा जल जाता है, तो इनिशियली भी, स्टार्ट में भी वो प्लास्टिक सर्जन के पास लेके जाते हैं, फिर बाद में भी वो प्लास्टिक सर्जन उनकी मुसलसल सर्जरीज़ और केयर कर रहे होते हैं। कुछ को कंट्रैक्चर डेवलप होते हैं, तो एक मतलब एक लंबा रिश्ता होता है एक मरीज़ के साथ। इसके अलावा जो कुछ कंजेनिटल डिफॉर्मिटी जो पैदाइशी तौर पे होते हैं, जो कटे हुए तालू होते हैं, होंठ होते हैं, जो छोटे पेशाब की नल की गलत जगह पे होती हैं, तो ये प्लास्टिक सर्जरी में आप समझे कि 2 बड़े फील्ड हैं। उसमें एक रिकन्स्ट्रक्शन है, लेकिन उस पर अगर आप डिस्कशन करेंगे तो 3-4 घंटे से भी वो एपिसोड आपका लंबा चल जाएगा। तो उसमें, और दूसरा एस्थेटिक्स है। एस्थेटिक्स जो कॉस्मेटिक हैं, वो समझे आपके पूरी प्लास्टिक सर्जरी की 10-15 या 20% कवर करता है। लेकिन चूंकि लोगों का रुझान इस तरफ ज़्यादा है और जो चीज़ आप ज़्यादा देखते हो तो आपको लगता है कि यही चीज़ चल रही है, बाकी कुछ है ही नहीं दुनिया में।
तो हम एक्चुअली देखते उसी तरफ है। लोग थोड़ी सी इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स में गए होते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल लोगों का कम होता है, तो वो फिर जाते अपनी कॉन्फिडेंस बहाल करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की सर्जरीज़ करवाते, ख़ुद को अच्छा फ़ील करवाने के लिए। मैं जो कॉमनली प्रैक्टिस करता हूँ, एक तो हर सर्जन के लिए हमारी ये होती है, एडवाइस होती है, एक मतलब एक मशवरा होता है कि जो भी सर्जन होता है तो उनको चाहिए कि कुछ लिमिटेड सर्जरीज़ जो स्पेसिफ़िक कुछ फील्ड में ही कुछ काम करे। हर चीज़ में हाथ डालने से मुझे नहीं लगता कि सर्जन के स्किल्स होते उस तरह पॉलिश होते हैं। तो मैंने ख़ुद कुछ 5, 6, 7 प्रोसीजर ऐसे हैं जिस स्पेसिफ़िकली मैं सिर्फ वो करता हूँ। ज़्यादातर फिर जो बाकी पेशेंट होते हैं, मैं उधर जो मेरे दोस्त होते, सीनियर होते, जो मुझे लगता है कि वो अच्छा डील करते, तो मैं उनको रेफ़र करता हूँ। तो मेरे पास जो ज़्यादा मैं करता हूँ वो हेयर ट्रांसप्लांट का होता है, राइनोप्लास्टी होती है, गायनेकोमेस्टिया होती है जो मेल ब्रेस्ट की होती है, लाइपोसक्शन होती है, आईलिड सर्जरीज़ होती है, फेस लिफ्ट होते हैं। तो ये सारा एस्थेटिकली जो कॉमनली हम करते हैं, तो ये वो प्रोसीजर्स हैं मेन जो हम करते हैं क्लिनिक में। राइट। डॉक्टर इज़रतुल्लाह, आपने यहाँ पर 2 तरह के लाइक आपने कहा कि कंस्ट्रक्टिव, जी रिकंस्ट्रक्टिव सॉरी, और दूसरा आपने एस्थेटिक्स प्रोसीजर्स की बात की। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कंस्ट्रक्टिव और एस्थेटिक्स प्रोसीजर्स प्लास्टिक सर्जन के लिए ये चीज़ कैसे देखते हैं आप? कि आपके पास एक पेशेंट विज़िट करता है और वो किसी कॉम्प्लेक्स का शिकार होता है, तो आप उसको किस तरफ लेकर जाते हैं? लाइक आप साइकोलॉजिकल उसको उस तरफ भेजते हैं कि वो अपने वहाँ पर पहले रिकमेंडेशन लेकर आए, या आप उसको जो है बस कहते हैं कि चलो भाई, एक एथिकल प्रैक्टिस की नाम की एक चीज़ होती है कि बस आप शुरू हो जाएं उसके ऊपर? नहीं, ये सवाल बड़े अच्छे माशाल्लाह आप कर रहे हैं। अच्छा, इसमें मेन ये है ना, हम देखते हैं, हम मरीज़ जब आते हैं तो हमारी ज़्यादातर काउंसलिंग होती है। राइट। हमारी आप मतलब यूजुअली प्लास्टिक सर्जन्स की और फिर मैं तकरीबन एक पेशेंट के साथ मिनिमम 45 1 घंटा मिनिमम ये टाइम है एक पेशेंट के साथ, ठीक है। तो उसमें जो ये सारे आपने क्वेश्चन किए, उसमें हम सारे उनसे बैठ के पूरा घंटे तक काफ़ी डिस्कशन हो सकती है, जो हम उनसे करते हैं कि वो क्या चाहते हैं, अगर कोई प्रोसीजर वो चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं, उस एक्सपेक्टेशन उनकी क्या है, फिर वो सारी चीज़ें हम उनसे डिस्कस करके उनको समझाते हैं। अगर हमें कभी लगे कोई ट्रिगर या इस तरह कोई रेड फ्लैग्स उसको हम कहते हैं, अगर हमें कोई ऐसी साइन लगे कि यार ये कोई जहनी, इसको कोई और साइकोलॉजिकल मसला है, मतलब जिस पे हमें थोड़ा शक हो, फिर डेफिनेटली एथिक्स भी ये कहते हैं, मेडिकल भी ये कहते हैं कि उसको पहले साइकेट्रिस्ट के पास भेजें, ताकि वो आपको कहे कि अगर आप इसकी ये सर्जरी करोगे और कामयाब सर्जरी होगी, जो अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी केसेस में सारों में होती है, फिर हम वो प्रोसीड करते हैं। लेकिन अगर वो हमें कहते हैं कि नहीं, इनको एक्चुअली ये मसला नहीं है और मसले हैं, ये इसको एक किस्म के वो डॉट्स मिलाते हैं और ये इससे भी शायद खुश ना हो, फिर हम उनको तरीके से अवॉइड करते हैं। ब्लंटली तो हम किसी को नहीं कह सकते ना कि आप उठे, मैं नहीं कर रहा सर्जरी आपकी, तो हम उसको तरीके से फिर उसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि इसमें ये ऐसी चीज़ है कि अगर आप वो चीज़ करें, उसकी जो चीज़ करेक्शन के लिए वो आया है या आई है, तो उसको अगर आप करें और आपका बेसिक उनका रूट काज पे आप नहीं पहुँचे कि क्यों करवाना चाह रही है आपको, आपने असेसमेंट आपकी गलत हुई है, तो वो आपके लिए एक बड़ा मसला होता है फिर उसको टैकल करना बाद में। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि हम इसमें रिस्क नहीं लेते, तो हम इसको प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं, प्रॉपर डिस्कशन करते हैं, जितना टाइम वो लेते उतना टाइम उनके साथ स्पेंड करते हैं। हमें अगर कोई लगे तो डेफिनेटली हम उसकी ओपिनियन लेते हैं, लेकिन उस ओपिनियन में एक और फिर प्रॉब्लम आती है। यूजुअली पेशेंट के साथ लाजमी है कोई कंपनी होती है, हस्बैंड वाइफ होते हैं, बेटी अब्बू होते हैं, अम्मी बेटा होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं। तो फिर जब आप किसी को आपकी असेसमेंट हो कि यार इनको एक साइकेट्रिक कंसल्टेशन की ज़रूरत है, तो जब आप उनको वो कहते हैं तो वो मेजॉरिटी हमने देखा है वो ऑफेंड हो जाते हैं कि नहीं, मतलब आप क्या खुदा न खास्ता मुझे पागल समझते या क्या समझते। हालांकि इन लोगों को ये मैं बताता चलूँ कि साइकेट्रिक कंसल्टेशन आजकल तो एटलीस्ट हर किसी को ज़रूरत है। हर किसी पे हर किस्म का स्ट्रेस है, घर का स्ट्रेस होता है, काम का स्ट्रेस होता है, ओवरऑल हालात जो सिचुएशन होती है उसका स्ट्रेस होता है, किसी की नींद पूरी नहीं होती, किसी की मतलब कोई स्क्रीन टाइम सबका बढ़ गया है, मतलब मुख्तलिफ़ के ख्वाहिशात लोगों के बड़े हैं। तो उन चीज़ों को
काउंटर करने के लिए डेफिनेटली आपको एक कंसल्टेंट की ज़रूरत होती है, जो साइकेट्रिस्ट सबसे बेस्ट तरीके से आपको काउंसल करके आपको उस मसलों से निकाल सकता है। लेकिन लोग समझते हैं कि सिर्फ मतलब अल्लाह माफ़ करे पागल ही साइकेट्रिस्ट के पास जाते, तो इस तरह नहीं होता। डॉक्टर हिजरतुल्लाह, जिस तरह आप एक कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हैं, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आजकल जैसे सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा सोशल मीडिया पर एक चीज़ देखता है और उसके अंदर एक ख्वाहिश लेकर आपके पास आता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर जिस तरह आप लाइफ चेंजेस सर्जरीज कर रहे हैं, अगर किसी ने इम्प्लांट लगाना है या किसी ने गायनोकमेस्टिया कर रहा है, अपना मेल जो है अपने ब्रेस्ट का साइज़ जो रिड्यूस कर रहा है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर 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 इन केस वो पेशेंट आपके रिज़ल्ट से मुतमईन नहीं होता और मल्टीपल रिवीजन्स लेकर आता है, मैं जानना चाहता हूँ कि प्लास्टिक सर्जन एक्चुअल में क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। अच्छा देखें, अब पहले तो डेफिनेटली हम सारे अपने मरीज़ों को हर किस्म के तरीक़ों से उनको समझाते हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से भी, ऐसे भी कि यार अपना होमवर्क प्रॉपर करके डॉक्टर के पास जाए। ठीक है, प्रॉब्लम हम तब फेस करते हैं स्टार्ट में कि वो जब इकोनॉमिकली भी लोग इतने अच्छे नहीं होते, हम उनको कहते हैं कि अगर कोई अफोर्ड कर सकते हो इजीली तो ठीक है, नहीं तो सर्जन से रिक्वेस्ट करे, इतने बुरे लोग नहीं होते, अपनी फ़ीस अच्छी तरह मतलब देख के कम कर सकते हैं, ऐसे भी नहीं होता। लेकिन स्टिल कुछ लोग होते हैं जो होली सोली अच्छे अच्छे हमने लोग देखे हैं, मतलब ठीक ठाक अफोर्डेबल लोग हमने देखे होते हैं कि वो सिर्फ इस पे कि यार ये फ़लाना इतने ले रहा है, वो इतने ले रहा है, तो वो लैंड करता है गलत जगह में। तो उस गलत जगह में जब आप लैंड करते हो तो वो जब आप सर्जरी करते हो प्रॉपर क्वालिफाइड नहीं होता, उसका एक्सपीरियंस नहीं होता, तो डेफिनेटली आप सेटिस्फाई मुश्किल है कि हो जाए। फिर जो हमारे मरीज़ होते हैं तो हम देखते हैं, हमारी कोशिश यही होती है कि उसको हर तरीके से सेटिस्फाई करें, रिज़ल्ट भी उनको ज़्यादा अच्छे दे, टाइम भी उस पर ज़्यादा स्पेंड करे, उनको अच्छी तरह काउंसल कर सके। तो हमारे जो रेशियो है ना, मतलब अब डेफिनेटली 100% सक्सेस रेट किसी का नहीं है, पूरी दुनिया में किसी का नहीं है। ठीक है, तो अच्छा सक्सेस रेट होता है कि आपके 100 में से 90% मरीज़ क्या है, कैसे हैं। तो अगर आपके 100 में से 90-95% पेशेंट खुश है और सेटिस्फेक्शन अच्छी है और रिज़ल्ट अच्छे हैं, तो इसका मतलब है कि आप वन ऑफ दी बेस्ट सर्जन्स में हैं। ठीक है, अगर आपकी सेटिस्फेक्शन रेट ऐसे नहीं है, एक मरीज़ आता है खुदा न खास्ता और उसको भी ख़राब हो जाता है, या जो भी आप, अब दो चीज़ें ख़राब होने में, एक होता है कि जो सर्जन की किसी गलती की वजह से, मतलब एक लेट सपोज नोज़ की शेप है, गायनेकोमेस्ट्री आपने कहा, आप और कोई सर्जरी जितनी भी आपके जहन में आती, कोई और सर्जरी है। एक होती है जो सर्जन्स से गलती कर बैठता है। ठीक है, जो क्वालिफाइड लोग, जो हम कहते हैं ना क्वालिफाइड के पास जाए, जो क्वालिफाइड लोग कम करते हैं, उनके चांसेस वहाँ कम होते हैं, जो अच्छे अच्छे क्लिनिक होते हैं, तो वो फिर उसमें वो चीज़ नहीं होती। एक होती है खुदा न खास्ता किसी को इन्फेक्शन या कोई ऐसी चीज़ होती है, वो मतलब 100 में एक पेशेंट आधे को हो जाता है, इसमें कोई वो शक नहीं है। ये जो मैं इसमें भी बता रहा हूँ, मैं अपने मरीज़ जो मेरे पास आते हैं उनको फ़ेस टू फेस भी बताता हूँ, क्योंकि जितना आप एक क्लियर मैसेज लोगों को दोगे तो उतने आपके प्रॉब्लम्स कम होंगे, उतने आपके पेशेंट भी खुश होंगे। जितने आप उनको झूठे चीज़ें बताओगे, एक आप समझे कि एक मतलब ऐसी चीज़ उनको बताते हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, और उनको सब्ज़ बागात दिखाते हो, तो वो हमेशा वो सर्जन और वो पेशेंट, वो दोनों प्रॉब्लम्स से नहीं निकलते। एग्जैक्टली ये जिस तरह आपने बताया कि सब्ज़ बागात, इससे लेकर एक सवाल है। हाँ जी जी, करे सारे। मुझे ये बताएं हिजरतुल्लाह, डॉक्टर हिजरतुल्लाह, कि अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है, मैं एथिकल प्रैक्टिस की बात करने जा रहा हूँ डॉक्टर के लिए। ये डॉक्टर अपने पोर्टफोलियो पे बड़ा बड़ा लिखते हैं कि मैंने एक दिन में डन 20 सर्जरीज, 25 सर्जरीज परफॉर्म कर दी, मैंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। और एक ये बता दें कि आपके पास जब पेशेंट आउटडोर विजिट करता है, आप उसको फॉर द टाइम बीइंग आप उसको एक प्रोसीजर परफॉर्म कर देते हैं, साथ में उसके सेशंस, उसकी कॉस्ट, जो आपकी अभी डिस्कशन में मैंने बात फील की कि वो चीज़ वो नहीं बताते। एथिकल प्रैक्टिस की अगर बात करें तो प्लास्टिक सर्जरी में कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर आप समझते हैं कि एथिकली प्रैक्टिस होनी चाहिए? अच्छा देखें, एथिकली प्रैक्टिस जो है तो आपसे घर से निकल के क्लिनिक में आके सर्जरी करके वापस जाके सोने तक सारा एथिकल ही होना चाहिए। इसमें तो दूसरी बात है ही नहीं, मतलब इसमें कोई दूसरी राय है ही नहीं।
अब मसला यहाँ होता है कि मसला शुरू कहाँ होता है, मसला यहाँ शुरू होता है कि मैं फिर वो बात रिपीट कर रहा हूँ कि पेशेंट भी अपना होमवर्क नहीं करते। अगर होमवर्क करते हैं तो अपने वो फाइनेंस को लेके उस हिसाब से वो सर्जन डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो आपने देखना ये है कि बात शुरू कहाँ से हुई है। दूसरी जो बात जो ये ज़्यादा सर्जरीज़ होती है, अब डिपेंड करता है। अगर कोई सर्जरी 10 मिनट की है तो वो तो 50 भी कर सकता है, 60 भी कर सकता है, 70 भी कर, लेकिन अगर कोई सर्जरी 5-6 घंटे की है तो फिर 10 और 20 और 15 और ये चीज़ें जो हैं वो फिर उस पर थोड़ा सा बंदा डिस्कशन कर सकता है कि ये कैसे होती है। अब कुछ इसमें होते हैं हेयर ट्रांसप्लांट, कुछ होते हैं जो कॉस्मेटिक सर्जरीज़ है वो तो बिल्कुल कोई नहीं कर सकता। हाँ, ऐसे हो सकता है कि अगर कोई बहुत बड़ा एक डिपार्टमेंट होता है या कोई बहुत बड़ा सर्जन होता है और उसने अपने साथ और सर्जन्स रखे होते हैं और वो एक सर्जन 2 सर्जरी करता है, उसका दूसरा सर्जन 2 करता है, उसका तीसरा 2 करता है, तो मिल मिला के 10-12 हो जाती है। लेकिन फिर यहाँ पे एथिकली एक चीज़ ये आती है कि पेशेंट को वो चीज़ बताई गई है कि नहीं बताई गई। अगर पेशेंट को बताई गई है, क्योंकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, फ़ीस, सर्जरी कौन करेगा, कैसे होगी, ये दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती। पेशेंट आते, हम उनको बताते ये सर्जरी मैं करूँगा, इसकी इतनी फ़ीस है, वो एग्री होते, हम करते, वो एग्री नहीं होते, वो अल्लाह हाफ़िज़ हो जाता है, ठीक है। तो बाकी भी वो जहाँ पे जाते हैं तो ये डिपेंड करता है। मैं ख़ुद 10-12 मैं मतलब कभी सोच भी नहीं सकता कि इतने कर सकूँगा। एक मैक्सिमम 2 या 3 हो सकते हैं जो मैं करता हूँ पर डे। हाँ, पर डे, लेकिन इससे ज़्यादा नामुमकिन होता है। फिर होता है हेयर ट्रांसप्लांट। अब हेयर ट्रांसप्लांट का सिनेरियो डिफरेंट है। उसमें ये होता है कि कुछ सर्जन्स होते हैं जिन्होंने टीमें रखी होती है कि वो थोड़ी सी इनिशियल, वही बात है कि पेशेंट और सर्जन अगर आपस में इस पे मुत्तफ़िक है कि हाँ बस मैं आपकी क्लिनिक से ही कराऊंगा, बेशक ये टीम करे वो टीम करे, लेकिन मैं आपसे कराना चाहता हूँ, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, धोखा नहीं है ना, मतलब इसमें क्लियर चीज़ है कि वो है। लेकिन अगर कोई इस तरह है कि वो कहे मैं कहूँ कि मैं करूँगा और फिर 12-15 मरीज़ 20 मरीज़ को मैं करके और मैं उनको नज़र ही ना आऊँ, तो मेरा ज़ाती ख्याल है, ये पर्सनल ओपिनियन है कि फिर मेरे हिसाब से ये चीज़ अनएथिकल है, ये चीज़ ठीक नहीं है। लेकिन फिर वही पेशेंट की होमवर्क की बात आती है कि पेशेंट होमवर्क करे जब कहीं जाए। अब प्रॉपर एक सर्जरी करने आप जा रहे हो, क्योंकि हम लोग देखते हैं ना कि अब एक शूज़ एक पेयर लेने हो, एक कपड़े लेने हो, कोई बर्गर का आना हो, तो पूरा दिन रिसर्च करते हैं, रिव्यूज़ देखते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं। तो वाई नॉट सर्जन, अगर आप सर्जरी करने जा रहे हो इतने फेस पे कहीं और पे, तो एक दिन लेट हो जाओ, हफ्ता लेट हो जाओ, पूरा वर्कअप करो फिर जाएं। आपने जिस तरह कहा कि पेशेंट प्रॉपर वर्कअप करके जाए, मैं यहाँ पर आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि कैसे आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, फेक रिव्यूज़ ऐसे डल जाते हैं, नंबर्स बढ़ाने हो, फेक रिव्यूज़ डलवाने हो, कमेंट डलवाने हो, वो तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, अब ये देखें ना, अब ये जिस तरह हर चीज़ का एक कहते हैं कि डबल सोर्ड का काम करता है, तो इधर सोशल मीडिया जो है और जो ये चीज़ें हैं ये भी इस तरह ही काम करती हैं। अब देखें ना, आप किसी के ईमान का तो आप कुछ नहीं कर सकते ना। अगर कोई बंदा बेईमान है तो वो तो बेईमानी आपके साथ करेगा, वो फेक कमेंट्स भी डालेगा, फेक रिव्यू भी लेगा, फेक और क्या, फेक लोगों को भी बुलाते हैं, या बंदा कहीं और बैठा होता है, वो जिस तरह जिनके ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर होते हैं, वो किसी के लिए स्पेशल वीडियो बनाता है, वो उस तरफ गया होता है, नहीं गया होता, अल्लाह जानता है, लेकिन उनकी अपनी कोई डीलिंग होगी आपस में, कोई जो भी आप समझे, किसी तरीके से कोई गिफ्ट दिया, कोई ये चीज़ दी, तो वो फिर उनके लिए वीडियो चढ़ाते हैं, बताते हैं कि यार मैंने फ़लाना जगह से किया और वंडरफुल और ये इस तरह। तो ये किस्म की बेईमानी हुई, इसका कुछ भी नहीं हो सकता। इसका अनटिल अनलेस एक पर्सन है, मैं कहूँ मैं बेईमानी नहीं करूँगा तो मैं नहीं करूँगा, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि मैंने करनी है तो मैं हर तरीके से करूँगा, कमेंट्स और ये चीज़ें वो चीज़ें करके फिर लोगों को कहूँगा कि यार मेरे पास टाउट बना के मरीज़ लेके आए, मैं आपको इतने शेयर्स दूंगा, उतने, वो तो फिर आप देखो, बेईमानी तो ना किसी मज़हब में अलाउड है, ना किसी प्रोफेशन में अलाउड है। और डॉक्टर नहीं, वो जो भी आपका प्रोफेशन हो, आप अगर वो बाउंड्री आप क्रॉस करें तो फिर उसमें मेरे ख्याल से ये तमीज़ नहीं रहती कि यार ये मरीज़ को कैसे पता चले। वो तो आपको कोई धोखा देना चाह रहा है तो उसका तो कोई रोकथाम नहीं, वो तो हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ही बचाए ऐसे तो नहीं बच सकता वो।
डॉक्टर इजरतुल्लाह, मैं यहाँ आपसे बहुत पर्सनल क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। हाँ जी जी। क्वेश्चन ये है कि आजकल जो डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं बड़े एग्जॉस्टेड होते हैं, बड़े थक जाते हैं। हाँ। आपके पेशेंट देखें वो आपको ट्राइब्यूट इस तरह दे रहे होते हैं, नाच कर हंस खेल कर, ये इतना इजी चिल कैसे रहते हैं? अच्छा देखिए, अब वो जो जिसकी आप बात कर रहे हैं गालिबन वो शीमेल वीडियो थी। एग्जैक्टली। अच्छा, अब इस तरह होता है ना, जिस तरह आपने इससे पहले क्वेश्चन पूछा रिव्यूज़ का और इस तरह का, ठीक है, फेक रिव्यूज़ का, इस तरह हमारा बिल्कुल वो कोई मकसद ऐसे नहीं था कि मतलब उससे क्या रिएक्शन आएगा क्या नहीं आएगा। हालांकि वो वीडियो जो थी वो मार्च की थी, मैंने अपलोड मई में की थी। अगर आप देखें उसमें मैंने जैकेट पहना है, मई में गर्मी थी। तो उसमें एक्चुअली ये था कि ये पेशेंट की 3 सर्जरी पहले हुई थी ना की, ठीक है। तो वो चौथी मरतबा उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, बड़े दूर CTC किया, तकरीबन यहाँ पे इस्लामाबाद से 8-9 घंटे की दूरी पे है वो सिटी जो है। उन्होंने कांटेक्ट किया मेरे मैनेजर से, मेरे मैनेजर ने मुझे तस्वीर दिखाई। मैंने कहा यार देखो, इनके अगर 3 दफ़ा हुई है तो फिर मुश्किल है कि हमसे सेटिस्फाई हो जाए, तो बस इनको किसी तरीके से टरका दे, ठीक है। सही। आपने लेने से इनकार कर दिया? मैंने लेने से इनकार किया, क्योंकि अब देखें ना, अब 3 मरतबा जब आप एक चीज़ होती है तो फिर आप खुद भी आप कहते हैं कि यार वो 3 मरतबा भी किसी सर्जनों ने की हो ना, फिर चौथी मरतबा जब आप एक चीज़ नोज़ है, सर्जरी है, वो खोलते हो तो फिर उसमें काफ़ी नीचे एडहेजन्स होती है। तो यूजुअली हम अपने मरीज़ों को भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर कोई 19-20 का फ़र्क आ जाता है तो उसको इग्नोर करें, दोबारा सर्जरीज़ में ना आ जाए। बहुत ज़्यादा कोई डिफॉर्मिटी है, खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो फिर आप बेशक दोबारा कराए। लेकिन उनकी चौथी मरतबा थी, फिर उन्होंने पिक्चर्स कोई हमें भेजी कि इस तरह की पॉसिबल है कि नहीं। तो पिक्चर में एक्चुअली एक प्रॉब्लम ये होती है कि स्किन क्वालिटी हम असेस नहीं कर सकते, राइट। तो हम उनको इस शर्त पे फिर बुलाते हैं। ज़्यादातर हमारे मरीज़ इस तरह वीडियो कंसल्टेशन या पिक्चर्स पे या फ़ोन पे बात करके सारी चीज़ें डिसाइड होती है, दिन भी सर्जरी का डिसाइड, तो फिर वहाँ से ट्रेवल करके डायरेक्ट सर्जरी के लिए आते हैं। बार बार उनके लिए आना जाना भी मुश्किल होता है और हम भी खुश होते हैं कि एक ही दफ़ा पे उनका काम हो जाए। तो उनको पहले 1 महीने तो मैं ले ही नहीं रहा था। फिर उन्होंने किसी तरीके से जब मुझे लगा कि अच्छा ये समझदार बंदा है, बंदी है और चीज़ों को समझ रहे, तो फिर उनको मैंने कहा कि हाँ ये जो आप चाहती हो वो पॉसिबल है, ठीक है। तो फिर वो आई, उनकी सर्जरी हुई। पहले उनके साथ अपनी जो टीम थी वो टीम थी, सर्जरी हो गई। तो उनको ये डर था पहले कि यार 3 दफ़ा पहली मेरी सर्जरी हुई, कोई 4-5 सर्जरीज हुई थी लेकिन उसमें 3 दफ़ा ना की हुई थी। तो उन्होंने कहा कि हमें 3-4 दिन उल्टी आती है और बहुत एनेस्थीसिया, बेहोशी जो हम देते हैं उसकी वजह से बड़े मसाइल होते हैं, तो आपके हाथ तो इस तरह नहीं होगा। तो हमने कहा कि हमारे कोई 100-50 पेशेंट में आप समझे कि 1-2 पेशेंट को होता है। यूजुअली हमारे पेशेंट बड़े एक्टिव होते हैं एनेस्थीसिया, उसमें डिफरेंट गैसेस होते हैं, डिफरेंट मेडिकेशन होती है। वो हॉस्पिटल और सर्जन को थोड़ी कॉस्टली पड़ती है, लेकिन उसके फ़ायदे ये होते हैं कि जिस तरह आपने वो वीडियो में देखा। तो फिर जब अल्हम्दुलिल्लाह सर्जरी हो गई, अब अल्हम्दुलिल्लाह वो पेशेंट बहुत खुश है। उसके बाद वो मेरे पास आई एक और प्रोसीजर करने, अभी वो बहुत खुश है, वो अभी भी कांटेक्ट में होते हैं। पहले मैं ये बताऊँ, अच्छा सर्जरी जब कंप्लीट हुई, जब वो बाहर आए तो हमारी सर्जरी का तरीक़ाकार ही टोटल डिफरेंट होता है। मतलब जो हम पट्टी करते हैं वो भी बहुत सारी जगहों से डिफरेंट होती है, जो एनेस्थीसिया होता है वो भी डिफरेंट होता है। तो वो जब आई, फ़ौरन कमरे में शिफ्ट किया, तो वो अपने दोस्तों से बातें करने लगी, तो बहुत ज़्यादा खुश हुए कि ये तो मतलब वो कोई चक्कर नहीं है पुराना वाला। लाइक डिज़ायर रिज़ल्ट उसको मिल गए। डिज़ायर रिज़ल्ट तो मिल गए उनको, लेकिन रिज़ल्ट तो हम यूजुअली राइनोप्लास्टी का हमेशा हम कहते हैं कि 4 महीने कम से कम 5 महीने लगते हैं। जो टेबल पे रिज़ल्ट होता है वो फिर 4-5 महीने लगते हैं, ठीक है, बीच में स्वेलिंग होती है। लेकिन वो टेबल पे जो था वो उस पर वो खुश थी कि हाँ ये होगा तो ठीक है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह है, कोई 19-20 शायद फ़र्क हो, लेकिन वो खुश है। जो हमारा एक मेन गोल होता है कि मरीज़ खुश होना चाहिए, तो वो खुश है। तो जब मैं बाहर आया, उनसे मिला, तो डेफिनेटली सर्जरी के बाद हम थके होते, तो हमने कहा कि मैं चले बाद में राउंड करने के लिए आता हूँ। तो मैं घर गया, वापस आया, कोई रात को 10-11 बजे थे और शाम 5 बजे इसकी सर्जरी हुई थी कंप्लीट। तो इन्होंने कहा हमने घर जाना है, मतलब ड्राइव करके। तो उन दिनों फिर मैंने कहा कि देखो आप जा सकते हैं, हमारी तरफ से कोई मसला नहीं, बस ये मेडिसिन आप ले। तो वो खुश हुए। तो अब वो इतने पढ़े लिखे तो वो होते नहीं हैं, पढ़े लिखे तो खैर ज़्यादा लोग नहीं होते, लेकिन वो भी नहीं थे। जी। अब मैंने उनको बिल्कुल भी नहीं कहा कि आपने क्या करना है क्या नहीं, लेकिन डेफिनेटली अब जो उनका एक प्रोफेशन है, जिस तरह आप समझे कि किसी का अगर कपड़ों की दुकान है तो खुशी में आपको कपड़ा दे देते हैं, जिसका अगर कोई स्वीट्स की दुकान है तो स्वीट्स ला के देते।
अब उनका प्रोफेशन ये है, नाच गाना उनका प्रोफेशन है। राइट। अब मैं तो उनके साथ नहीं नाच रहा ना, लेकिन मैंने कहा अगर उनको मैं सख्ती से मना करूं तो ये भी मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा मरीज़ जिस तरह खुश हो। बाकी तो नीयतों पे है सब कुछ। तो उसके एक दोस्त नाची, फिर उसके बाद ये बेड से उठी कि मैं नाचूंगी, तो मैंने उनको मना भी किया कि नोज़ ना टकरा देना। उसने कहा नहीं कुछ नहीं होगा। राइट। वो 2-5-6 सेकंड के लिए उसने अपनी खुशी का इजहार किया और हमें रिव्यू दिया। और मैंने अपलोड इस नीयत से की, 3-4 महीने मैंने नहीं की, लेकिन मैंने इस नीयत से अपलोड की क्योंकि ज़्यादातर मरीज़ों का ये क्वेश्चन होता है कि सर्जरी के बाद पेन का क्या लेवल होता है, एनेस्थीसिया क्या होती है, इफ़ेक्ट क्या होते हैं, हम कैसे फील करेंगे। ये आपका पर्सपेक्टिव था। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, लेकिन अगर इधर हर कोई हर चीज़ से अपने हिसाब का मतलब निकालता है ना। Exactly. अब होना तो ये चाहिए कि अगर आप कोई चीज़ करते हैं, आप कुछ करते, तो मैं अगर मुझे कोई ज़्यादा मसला हो रहा है तो मैं पूछूंगा कि भाई ये क्या कहना क्या चाहते हो या करना क्या चाहते हो। Exactly. तो वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने पूछा नहीं, किसी ने बहुत कम लोगों ने तारीफ की, ज़्यादातर ने। लेकिन मुझे दुख उस सिर्फ उन डॉक्टरों पे हैं जो मेरे फीमेल डॉक्टर थे, जिन्होंने कमेंट्स किए कि ये हो शौक, रियली शॉक्ड और फलाना। तो मैंने उनको कहा कि यार इसमें शौक होने वाली बात कौन सी है। मरीज़ है, मरीज़ उठ गए हैं, मरीज़ हेल्दी है, मरीज़ नाच रहा है, उसकी मर्ज़ी है, कोई उसको ज़बरदस्ती बंदूक के ज़ोर पे नहीं नचवा रहा। हम तो ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे मरीज़ एक्टिव होते हैं, पेन नहीं होता, एनेस्थीसिया में कोई मसला नहीं होता, और 5-6 घंटे बाद वो खुशी खुशी घर जा रहे होते हैं। जिस तरह यूजुअली कि लोगों को प्रॉब्लम होती है कि हम पता नहीं 2 दिन अस्पताल में रहेंगे या 3, तो वो 4-5 घंटे बाद उठ के नाच के चली गई। लोगों को ज़्यादा परेशानी हो गई। तो फिर ये था। हाँ जी, वो मैंने आपके देखे थे और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपके पेशेंट आपके साथ इस हद तक जो है ना अपनी खुशी का इजहार करते, तो आपने उनको ये फ्रीडम दी है। एग्जैक्टली हाँ। ये अब ये भी कुछ जो लोग नहीं समझ रहे हैं कि एक पेशेंट को आप इतना कंफर्टेबल रखते हो कि आपको इस हद तक आपके साथ वो फ्री होता है। यूजुअली मैं तो खुद इस तरह नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि ज़्यादातर सर्जन ज़्यादा गपशप नहीं लगाते, बहुत सीरियस होते हैं और मरीज, और इसलिए प्रॉब्लम भी ज़्यादा होते हैं। अगर आप सर्जन के साथ कंफर्टेबल नहीं हो, फ्रेंडली माहौल इन टर्म्स के वो आपसे क्लियरली चीज़ें डिस्कस कर सके ना, अगर वो नहीं कर सकते तो डेफिनेटली हमारे प्लास्टिक सर्जरी में तो उनका मैसेज होता है, वो जो प्रॉपर आपको कन्वे ना हो सके तो आप एग्जीक्यूशन उस तरह नहीं कर सकते। तो ये चीज़ होती है। असल में मैं डॉक्टर हिजरतुल्लाह यहाँ पे ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि राज के आप अपने आप को रिलैक्स कैसे रख पाते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर एक स्टोरी मेंशन करता चलूँ कि आई नो मैं एक ऐसे बड़े सीनियर डॉक्टर को जानता हूँ जिसने पूरे दिन की प्रैक्टिस के बाद एग्जॉस्टेड, हाईली एग्जॉस्टेड था वो, और पेशेंट अपनी हिस्ट्री शेयर कर रहा था और वो पेशेंट के उसने टेबल पे फाइल दे मारी और वो एक अलग इम्प्रेशन गया डॉक्टर का और वहाँ पे हंगामा राय की तरफ मामला चले गए। मैं आपसे सिर्फ ये राज जानना चाहता हूँ कि आप इतने हेक्टिक इन्वायरमेंट में इतने रिलैक्स कैसे रहते हैं? अच्छा देखो, कुछ तो जेनेटिकली आपके होते हैं कि आप किस तरह नेचर के बंदे हैं, तो नेचर बहुत ज़्यादा इसमें रोल प्ले करता है, ठीक है। दूसरा आपके काम के इन्वायरमेंट पे डेफिनेटली करता है। अब जिसकी आप बात कर रहे हो, पता नहीं प्राइवेट में करता था, सरकारी में करता था, क्या था, एज फैक्टर होता है, लेकिन सबसे ज़रूरी उसमें नेचर होती है कि किसकी नेचर कैसे है। लेकिन ये अगर किसी की आपकी नेचर जो भी है, मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि आपको फ्रेश होना चाहिए। अगर आप फ्रेश नहीं है छुट्टी करें। अगर आप 5 मरीज़ नहीं दे सकते, 2 दे के, 2 नहीं देख सकते, 1 दे के, 1 भी नहीं दे सकते तो ना दे के, वजह इसके कि अपनी, अब मैं खुद ऐसे करता हूँ, मेरे अक्सर मरीज़ मेरे ज़्यादातर जो है वो नाराज़ इस पे होते हैं कि डॉक्टर साहब अपॉइंटमेंट नहीं देते। मैं सर्जरी करता हूँ, 1-2 पेशेंट देखता हूँ, 3 देखता हूँ, लेकिन मैं इस तरह नहीं करता कि यार अब 10 को टाइम दूँ और फिर 2 अच्छी तरह देखूँ और 8 को बस, ऐसे नहीं। तो ये हम बाकी लोगों को भी एडवाइस करते हैं, रिकमेंड करते हैं। और बाकी एक काम वो होना चाहिए जिसको बंदा एंजॉय कर सके। जब आप एंजॉय नहीं करते तो मेरे ख्याल से वो काम करने की ज़रूरत ही नहीं होती। राइट। तो ये सादा सा फ़लसफ़ा है हमारा। राइट। डॉक्टर हिजरतुल्लाह, मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक बहुत बड़ा गिला है, शिकवा है, शिकायत है लोगों को कि आप जितने भी प्लास्टिक सर्जन्स हैं, जितने भी एस्थेटिक प्रोसीजर्स करते हैं, वो रेसिज्म वाली साइड पर आजकल ज़्यादा जा रहे हैं। अपनी क्रीम्स जो होती हैं उसके प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर लाने के लिए, या अपने पेशेंट्स को ये चीज़
हाईली अपीलिंग दिखाने के लिए आप रेसिज्म वाली साइड पर जाते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, अब ये तो नहीं पता आप मेरी बात करें किसी और की। एक्चुअली तो बात रेसिज्म की जहाँ पे शुरू होती है, इसकी तो हिस्ट्री तो है ना बहुत पुरानी। लोग साइकोलॉजिकली भी अब सिर्फ गोरा रंग ही लोगों ने उसको ब्यूटी का एक स्टैंडर्ड करार दिया है। वो चाहे मैं हूँ, आप है, वो है, ये है, डॉक्टर है, नॉन डॉक्टर हैं, तो ये एक चीज़ लोगों में है, इसको एडमिट लोगों ने करना है, ठीक है। अब लड़कियों को ज़्यादा इशू होता है, खुदा न खास्ता कोई सांवला रंग हो तो उनको बहुत क्रेज़ होता है कि गोरा होना है। मेरे ख़्याल से उनके बस जहन में कहीं से नहीं आया है कि गोरापन इज़ दी स्टैंडर्ड ब्यूटी, उसने जो अपने लोगों ने स्टैंडर्ड बनाया। अब इसी चीज़ का कुछ लोग जो है फ़ायदा उठाते। लोग मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पढ़े लिखे जितने भी डॉक्टर होते हैं ना, जो स्पेशलाइज्ड होते हैं, मतलब मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ, एक क्वालिफाइड स्पेशलाइज्ड प्लास्टिक सर्जन हूँ, कोई डर्माटोलॉजिस्ट होता है जो प्रॉपर स्पेशलाइज्ड होता है, उनके मुंह से आप कभी बात नहीं सुनोगे ये। अगर किसी के मुंह से बात सुनी तो गिला मुझसे आप करे और मुझे दिखाए। आप सुनोगे उन लोगों से कि जो डॉक्टर्स ही नहीं है, उस फील्ड में आए हैं। राइट। जब डॉक्टर ही नहीं है तो फिर गिला हमसे नहीं बनता, उन लोगों से बनता है कि जो लोग कर रहे हैं, ठीक है। मैं नाम नहीं लूंगी, शी इज डॉक्टर और इन्फ्लुएंसर भी है। बस ठीक है। अब देखें ना, अब दोनों चीज़ें अगर बीच में आ गई तो फिर वो नहीं चल सकते, ठीक है। या तो आप प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे एथिकली, या लोगों को इन्फ्लुएंस करोगे तो वो। अब फिर कुछ लोग अगर व्यूज़ या इस तरह कोई टॉपिक छेड़ते हैं जो ऑलरेडी उस पर लोगों के एतराज़ात हो, उस पर हों, तो वो लोग इसलिए भी छेड़ते हैं कि उसमें ज़्यादा व्यूज़ उनको मिलते हैं। Exactly. इसके अलावा फिर मैंने फिर आपको कहा कि क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन या क्वालिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट, ठीक है, ये MBBS के अलावा 5-5 साल की डिग्रीज़ है, 5-5 साल की ट्रेनिंग है। तो उन लोगों को यकीन करें इतनी ट्रेनिंग में रगड़ा आप समझे कि मिलता है, इतना टाइम स्पेंड होता है कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ बन जाते हैं, मेजॉरिटी जो लोग होते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने सारी डिफ़िकल्ट मुश्किल टाइम देखे होते हैं, स्ट्रगल्स देखी होती है। अब स्ट्रगल के बगैर आप डायरेक्टली आके अगर आप सिर्फ अब डॉक्टर ही नहीं है तो फिर तो मतलब आप कोई भी बंदा उधर बैठ के जिस तरह आजकल हो रहा है, या आप सिंपल MBBS करके, तो आपके 6-7 साल स्ट्रगल तो आपने किया ही नहीं ना। तो वो जो कुछ चीज़ें आपने सीखनी होती है 5-6 सालों में, वो आप सीखने से महरूम रह जाते हैं। आप अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, सीनियर के साथ लोग काम इसलिए करते हैं कि उनसे बहुत सी चीज़ें वो ट्रीटमेंट्स के अलावा जो जनरली सोशल लाइफ है, जो बात कैसे करनी है, क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी, तो वो मेजॉरिटी हम उन चीज़ों में सीखते हैं। अभी भी हम सीखने के स्टेज में, अभी भी हमारे कुछ लोग, बहुत से लोग होते हैं जो कुछ बातों से हमारे इख्तिलाफ़ रखते हैं, जिस पे हम भी कभी कभार सोचते हैं कि हाँ ये ठीक नहीं था, फिर उसको इम्प्रूवमेंट लाते हैं। तो जिसकी बात आप कर रहे हैं, तो पहले तो मैं देखूंगा कि यार वो डॉक्टर है कि नहीं है, फिर MBBS है कि या प्रॉपर डर्माटोलॉजिस्ट है या प्रॉपर प्लास्टिक सर्जन है। सोशल मीडिया पे लिखने से आप प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं कि आप अपने नाम के साथ कुछ भी लिख ले तो आप हो सकते हैं, क्योंकि इधर कोई रूल्स नहीं है, रूल्स है सॉरी, इम्प्लीमेंटेशंस नहीं है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन जब नहीं होती तो ये चीज़ें होगी सामने। बाकी जो लोग इम्प्लीमेंट करने वाले और इतने मसाइल है कि ये मसले उनको मसले ही नहीं लग रहे, लेकिन ये मसले बहुत बड़े मसले हैं। मैंने आपका विजिट किया, लाइक आपके जो रिजल्ट्स होते हैं आप कुछ इस तरीके से देते हैं, बिफोर एंड आफ्टर, बड़ी अच्छी एक अप्रोच है। लेकिन किसी के पास अगर रिजल्ट्स नहीं है, डॉक्टर है, अपना क्लिनिक खोल लिया है, पेशेंट नहीं आ रहे, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं अपनी प्रोडक्ट को ज़्यादा एग्जैजरेट करने के लिए वो चीज़ की तरफ जाता है, शॉर्टकट लेता है। वो कहीं ना कहीं मैं यही चीज़ देख रहा हूँ कि डॉक्टर्स में अब वो चीज़ एथिकल प्रैक्टिस अब आहिस्ता आहिस्ता वो अपने डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं। इसकी रीज़न क्या है? हाँ, इसका देखें, अब अगर आप बार बार प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं तो प्रोडक्ट्स एक्चुअली फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो क्वालिफाइड लोग होते वो ये चीज़ें नहीं करते। जो क्वालिफाइड नहीं होते, अब क्वालिफाइड बताना हम जानते हैं कि ये है कि नहीं है, ठीक है। आप लोग तो सोशल मीडिया खोलते हैं कि यार ये इतने फॉलोअर्स है और ये चीज़ें, अब वो प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, वो जो उनको कंपनियों वाले जो कहते हैं वो वही आगे बोल देते हैं, ठीक है। रिजल्ट एक्चुअली उनके पास ऐसे नहीं होते उन चीज़ों की। जहाँ तक हमारी सर्जरी की बात है
तो सर्जरी की हमारे रिज़ल्ट होते हैं वो हम डायरेक्टली दिखाते हैं, इसलिए हम ज़्यादा ये क्रीम और ये चीज़ें, उसका रोल है, इसमें कोई शक नहीं कि नहीं है, लेकिन ये ज़मीन से आसमान वाला फ़र्क उसमें नहीं होता। रिकन्स्ट्रक्टिव में तो आप बहुत एथिकली चलते हैं, लेकिन जहाँ एस्थेटिक्स की बात होती है वहाँ कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि ये ट्रैक से हट जाते हैं? नहीं, वो मैं आपको वही कह रहा हूँ ना कि जो लोग ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, वो मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि एक आप मुझे निकाल के दिखाए, मुझे बताए डायरेक्टली कि आप ही कर रहे, कोई और हो। हम क्योंकि सारे इंटरकनेक्टेड होते, सारे हम बहुत अच्छे दोस्त होते, कलीग्स होते, कहीं ना कहीं से हम मेडिकल कॉलेज में या ट्रेनिंग में या हाउस जॉब में या बाद में या अभी प्रैक्टिस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, किसी से कम किसी से ज़्यादा, लेकिन होते। तो हम उनको ये गिला कर सकते हैं कि आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, लेकिन अगर वो डॉक्टर ही नहीं है या अगर वो मतलब प्रॉपर वो जो कंसल्टेंट जिसको हम उसको कहते हैं कि स्पेशलिस्ट, सॉरी आपको मैं वो वर्ड बता दूंगा, कि अगर वो स्पेशलिस्ट उस फील्ड में नहीं है तो फिर तो उसे गिला क्यों करेंगे हम तो गिला ही नहीं कर सकते ना। बाकी आपने कहा कि जिस तरह आप किसी के अपने रिजल्ट ही नहीं होते, तो ये एक्चुअली मेरे साथ भी हुआ था। मैं जब प्लास्टिक सर्जरी की 5 साल ट्रेनिंग करके फिर मैं 4 साल एक बहुत ही अच्छे प्लास्टिक सर्जन के मैंने काम किया, उसके साथ उसके बहुत अच्छे रिजल्ट थे, तो मैं 4 साल उनसे सीखता रहा। तो फिर जब मेरे पेशेंट आते थे तो मैं कभी भी मैंने ये जुर्रत नहीं की, ये मैं सामने बता रहा हूँ, मतलब मैंने कभी ज़मीर नहीं माना कि मैं किसी को उनके रिज़ल्ट की तस्वीर दिखाऊं कि यार ये देखे ये है। आपने अपनी मतलब कोशिश जारी रखनी होती है, स्ट्रगल सारी करनी होती है, नीयत साफ़ रखनी होती है, अल्लाह पे भरोसा रखना होता है, सिंसियर होना होता है। सबसे ज़रूरी बात है कि पेशेंट के साथ हॉनेस्ट होना होता है, जो भी है उनके साथ हॉनेस्ट हो। आपको अल्लाह वो पेशेंट देगा और वो आएंगे, उसके लिए आपको किसी भी बेमानी 2 नंबरी करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है। राइट। तो आप कैसे इस चीज़ में फ़र्क करेंगे कि मार्केट में क्वैक बैठा है, इन्फ्लुएंसर बैठा है और डॉक्टर भी बैठा है, हाँ वहाँ फ़र्क कैसे करेंगे आप? अच्छा देखो, हमें तो पता चल जाता है ना, हमें तो अगर आप बता दोगे कि ये है तो हम तो उनकी प्रोफाइल से भी हमें अंदाज़ा हो जाता है कि है कि नहीं है, ठीक है। बाकी लोगों के लिए थोड़ा सा ये चैलेंजिंग इसलिए हैं कि बहुत चीज़ें मिक्सअप हुई हैं। अब आम बंदे के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन उनको एक मैं टिप दे सकता हूँ कि जो भी ये इस तरह हमारे पेज होते हैं, जो लेटर हेड इसको हम कहते हैं, उस पे हमारा नाम लिखा होता है बड़ा बड़ा, कि जिस तरह मेरा डॉक्टर हिजरतुल्लाह है, मैंने ये शर्ट पे भी लिखा है कि कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन है। इसके साथ फिर हमने ब्रैकेट में लिखा होता है MBBS, ठीक है, जो स्टैंड होता है कि मतलब ये इसने 5 साल की MBBS की जो बैचलर डिग्री है वो ली है। इसके बाद फिर ये RMP लिखते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, ये ऐसे लोगों को बस वो करने के लिए लिखते हैं। इसके बाद आता है कि FCPS, MD, MS या MCPS, या अगर फ़ॉरन से कोई डिग्री करके है FRCS और MRCS, ये जो 4-5 चीज़ें ये अगर उसके उस पर लिख के हैं और उन्होंने की है तो इसका मतलब है वो प्रॉपर क्वालिफाइड एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। अगर ये चीज़ें नहीं लिखी और नीचे लिखा है कि डिप्लोमा इन दुबई और डिप्लोमा इन टर्की और डिप्लोमा इन फलाना जगह ताइवान, और वो डिप्लोमे एक्चुअली हफ्ते 2 हफ्ते के कोर्स होते हैं, उसकी कोई आपके ना PMDC जो हमारा एक इदारा है जो हमें रेगुलेट करता रहता है, ना उसमें कोई उसका रोल है, ना कोई गवर्नमेंट की तरफ से उसको रिकग्निशन है। डिप्लोमे की कोई एज सच वैल्यू नहीं होती। ट्रेनिंग जो 5-4 साल की है, 5 साल की जो हमारी MS, MD, FCPS ये 5 साल की होती है, जो डर्मा में और प्लास्टिक सर्जरी में होती है, MRCS FRCS बाहर से होती है। इसके अलावा कोई डिग्री अगर उन्होंने नहीं लिखी तो इसका मतलब है कि वो उतना क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है। वो अगर कोई है तो उन्होंने लाजमी अपने नेट पे जो सोशल मीडिया है उसके अकाउंट में भी मेंशन किया होगा, वो भी है। नहीं है तो वही बात हुई कि अपना होमवर्क प्रॉपर करें। होमवर्क प्रॉपर करोगे तो आप सही जगह पे लैंड करोगे, वरना तो किसी भी चीज़ में आप डिज़ास्टर में लैंड कर सकते हैं। डॉक्टर हिजरतुल्लाह, मैं यहाँ पर आपसे एक चीज़ जो सोशल मीडिया पर इस टाइम बहुत गर्दिश कर रही है, TKR के हवाले से ताहिर खान शिनवारी, आपके पठान भाई हैं, हमारे पठान भाई हैं, पश्तून माशाल्लाह से, उनका बड़ा अच्छा यहाँ पे अपना एक फूड का बिज़नेस चला रहे हैं। जी, उनके साथ आपका क्या क्लैश चल रहा है? अच्छा देखिए, अब हम इतने बड़े लोग नहीं हैं कि क्लेश वाले हो या इस तरह चीज़ें।
एक्चुअली ये हुआ था कि वो उन्होंने कोई रील शेयर की थी हेयर ट्रांसप्लांट की, जो टर्की से करा रहा था। राइट। तो मैंने उस पर कमेंट किया था, जिस तरह नॉर्मली हम सब कमेंट करते हैं। हम जो भी पॉलिटिशियन ले, जितने भी आप बड़े बड़े लोग ले, ब्यूरोक्रेट्स रहे, जो भी पाकिस्तान का एक फ़ेस हम समझते हैं कि ये पाकिस्तान का एक फ़ेस है, उस पर हम उनसे नाराज़ होते, कमेंट्स करते अगर हमें लगे कि ये चीज़ गलत है। अब उसमें मैंने कमेंट किया, और जिस तरह रेंडमली हम दिन में कोई कमेंट करते रहते हैं, उस दिन भी किया होगा, बस बात गई, फिर हम भूल गए। फिर कुछ दिन बाद मैं शाम का टाइम था, सर्जरीज़ में थे, मेरे दोस्तों ने फ़ोन किए, और एक फ़ोन पे दूसरा और दूसरे पे तीसरा, और क्या हुआ है, और वो कह रहे थे कि ताहिर ख़ान साहब ने इस तरह वीडियो बनाई है आपके ख़िलाफ़ और इस तरह चीज़ें की है। तो मैं पहले तो मैं बिल्कुल हैरान रह गया कि मतलब, क्योंकि वो कमेंट ऐसे इंटेंशनली ऐसा कमेंट तो नहीं था ना कि मतलब लड़ाई वाला था। तो मैं तो भूल ही गया था कि ऐसा क्या हुआ है, अल्लाह खैर करे, कि मतलब क्या ऐसा मसला हुआ है जो प्रॉपर वीडियो मेरे ख़िलाफ़ बनाई है ना। तो फिर मैंने जब देखा तो खोला, तो उन्होंने एक कमेंट को थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट किया था। वो कमेंट पे उन्होंने पूरी वीडियो बनाई थी। फिर उस कमेंट में मेरा वो ना मकसद था, ना है, और ना हम कह सकते, लेकिन हमारा ये गिला था कि आप बजाय आप लोग जो है, आप मतलब मैंने स्पेसिफिकली उनको टारगेट भी नहीं किया। मैंने कहा कि ये आप लोग जो हैं, मतलब वो उन्होंने वो वर्ड को मिस इंटरप्रेट किया। वो ऑटो करेक्ट पे मोबाइल होता है, जो भी होता है, बिल्कुल भी मेरा वो मतलब नहीं था। लेकिन उसने पता नहीं उनको किसने मशवरा दिया था कि ये तो ये वर्ड है, और उसने उससे वही वर्ड समझ के उस पर पूरी वीडियो बना के बैठ गया। तो मेरा उनको मैसेज था कमेंट पे, सबको है, इसके बाद भी हम लोगों को कहते रहेंगे कि यार आप पाकिस्तान का फेस है, आप बजाय इसके कि किसी और मुल्क को प्रमोट करें, पाकिस्तान को प्रमोट करें। पाकिस्तान में कोई कमी नहीं है, ना इलाज के हिसाब से, ना टेक्नोलॉजी के हिसाब से, ना किसी और चीज़ के हिसाब से। तो आप लोग कोशिश करें कि अगर पाकिस्तान के नाम पे आप लोग पैसे कमाते हैं, तो प्रमोट भी पाकिस्तान को करें, जो पाकिस्तान का हक बनता है। यही गिला हमारा पॉलिटिशियन से भी होता है, जो जर्नल्स होते हैं उनसे भी होता है, जो पब्लिक ऑफिस होल्डर उनसे भी होता है, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है उनसे भी होता है। फिर हाँ, ये आता है कि चलो अगर आपने करानी है करे, लेकिन उसको कम से कम प्रमोट ना करें ना। किसी की वीडियो अपलोड करना किसी भी जगह की प्रमोशन ही है ना, इंटेंशनली यानी इंटेंशनली प्रमोशन है। अच्छा, उन्होंने वो वर्ड को गलत मिस इंटरप्रेट किया, और मिस इंटरप्रेट करने के बाद वो बैठ गया प्रॉपर, बजाय इसके कि हालांकि हमारे कुछ जो सर्जन मेरे दोस्त है, कुछ मेरी सीनियर है, कुछ मेरे साथी के, वो उनको अच्छी तरह एक दूसरे को जानते हैं। तो होना ये चाहिए था कि या तो डायरेक्ट कमेंट करते या इनबॉक्स करते, या अगर उनको कोई इस चीज़ पे मसला था तो या उनसे पूछते कि यार ये बंदा कैसा है, कौन है, इसने ये कमेंट किया है, ज़रा इनसे पूछो कि क्या बुराई है। तो उन्होंने वो कुछ भी नहीं किया, किसी ने मशवरा दिया होगा या ख़ुद से सोचा होगा कि शायद ये इस तरह वर्ड है, वो वर्ड उस तरह ना था, ना है और ना रहेगा। तो उन्होंने फिर प्रॉपर बैठ के एक वीडियो बनाई। उस वीडियो में फिर मतलब ठीक ठाक मेरी क्लास लगाई वो कि यार ये पता नहीं जाली डॉक्टर है कि असली डॉक्टर है, मिसअंडरस्टैंड। तो उनको एक्चुअली मिसअंडरस्टैंडिंग ये हुई थी कि उन्होंने अपने हिसाब से वर्ड को मिस इंटरप्रेट किया, और उस पर प्रॉपर वीडियो बनाई बैठ के, और जाली और असली। मतलब मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने फिर उसके बदले में दोबारा वीडियो क्यों बनानी मुझे पड़ी। तो वो बेसिक वजह ये थी कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई जो मेरा ख़्याल है कि पहले तो वो कमेंट ऐसा था नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग थी। वो एक देखो बड़ा बंदा है और पाकिस्तान का एक फ़ेस है, हमें तो इतने लोग नहीं जानते, हमें तो वो लोग जानते हैं जो हमारे पास ट्रीटमेंट कराने आते या वो आते। एक तो हमारी कौम अल्हम्दुलिल्लाह किसी पढ़े लिखी चीज़ में इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो इंटरेस्टेड इस गलगपाड़े में इंटरेस्टेड होते हैं, जो भी ये छलांगे लगा रहे होते, कोई एक जगह सी वीडियो, कोई क्या, उन चीज़ों में इंटरेस्टेड। तो हमारे फॉलोअर इसलिए कम होते हैं, हमारे पास वही लोग आते हैं जो सर्जरीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं। तो उनके तो मिलियन में फॉलोअर्स हैं। फिर वो चीज़ कम से कम उनको बड़ापन का मुजाहरा ये करना चाहिए था कि एक तो चीज़ को बिल्कुल इग्नोर करे। पहले तो वो उस तरह के अल्फाज थे ही नहीं जो उन्होंने किए, लेकिन चलो उनको लगा भी, फिर भी इग्नोर करे। नहीं करे मुझे कमेंट में रिप्लाई दे, नहीं करते मुझे इनबॉक्स करे। लेकिन उन्होंने किसी चीज़ के काबिल मुझे नहीं समझा तो उन्होंने एक वीडियो बनाई प्रॉपर, और प्रॉपर वीडियो में उन्होंने फिर जिस हद तक वो मेरे ख्याल से जा सकता था, को उन्होंने फिर प्रॉपर एक पोल बनाई थी ना, कि मतलब अपने फॉलोअर से पूछ के कि ये आप क्या वाकई ये सर्जन लगता है,
और उसमें लिखा है नहीं और बिल्कुल नहीं, मतलब तीसरी ऑप्शन ही नहीं थी। किसी एक के लिए तो रख देते, शायद कोई एक बंदा कह देता कि हाँ लग रहा है, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा, फिर जाली, फिर असली नस्ली। और ये असली नस्ली तो ऐसी बात है ना कि इस पे हर किसी को बस बात परेशान हो जाता है। मैंने, यकीन करे, मेरा फिर भी कोई इरादा नहीं था कि मैं कोई वीडियो बनाऊं कोई ये, लेकिन फिर उनके चाहने वाले थे या उनके जो भी थे, फिर उन्होंने बहुत ही उस एक रात में उनके इतने लोगों ने इतने गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करके मुझे मैसेजेस और सारी एक किस्म के वो थ्रेट्स होते हैं ना, वो किए। फिर मैंने मजबूर हो के अगले दिन वो वीडियो बनाई कि यार ये इस तरह नहीं, इस तरह है और ये चीज़ें हैं। मैंने, क्योंकि मुझे ये आइडिया हुआ कि अब इसके इतने फॉलोअर्स हैं तो लाजमी इसके फॉलोअर्स तो देखेंगे कि हिजरत कौन है। अब अगर हिजरत इधर इसका कोई ये ना कहे कि यार खुदा के बंदे, मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था, मेरा मकसद सिर्फ पाकिस्तान को प्रमोट करने की बात है, वो मैं अभी भी कर रहा हूँ, बाद में भी करूँगा। अगर आप किसी भी बड़े पॉलिटिकल लीडर से ये क्वेश्चन कर सकते हैं, किसी भी बड़े जर्नल से कर सकते हैं, किसी भी बड़े ब्यूरोक्रेट से कर सकते हैं, किसी भी बड़े पब्लिक ऑफिस होल्डर से कर सकते हैं, तो ये कौन लोग होते हैं जिनसे आप नहीं कर सकते? मतलब ये इतने बड़े फिरौन तो ना बने ना, ठीक है। मतलब आप उनको देख ले कि ये बंदा कहना क्या चाह रहा है। आप लोग सब फिर वो एक गलत वर्ड जो आप लोग मिस इंटरप्रेट कर उसके पीछे पड़ गए। हर कोई कह रहा है कि बात ठीक है लेकिन ये गलत है, बात ठीक। अब मुझसे तो किसी ने नहीं पूछा ना कि आप ये कहना क्या चाह रहे हो, ये वर्ड जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो हम इसको मकसद समझ रहे, ये वही वर्ड है या ये कुछ वाले हैं कि ये वाले लोग, या क्या है क्या नहीं है। लेकिन खैर फिर उसकी मजबूरी मेरी बनी कि उसको मैं जवाब दूं, ताकि कोई भी जो मेरे पेज का विज़िट करे, मुझे ढूंढे, तो उनको कम से कम ये वीडियो पैगाम हो कि यार इस तरह नहीं है। तो ये सारी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन मुझे उनसे बहुत ज़्यादा गिला है, अफसोस है मुझे कि इतने बड़े लोग, बड़े चेहरे वाले जो पाकिस्तान का फेस होते, वो इतनी कम हौसले वाले होते हैं कि फ़ौरन आपके एक फ़ैन ने कमेंट किया, ठीक है चले मैं डॉक्टर हूँ। अब डॉक्टर भी पूरा दिन बैठ के फ्री होके क्या यही चीज़ें हम देखते हैं टिकटॉक पे, कभी देखते, कभी सोशल मीडिया देखते, कभी कोई बकरा घर लेके आता है, कभी कोई गाड़ी ख़रीद के उसे कपड़ा खींच रहा होता है, कभी कोई स्विमिंग पूल में नहा रहा होता है। मतलब हम भी इसी माशरे का हिस्सा है ना, हम भी ये चीज़ें देखते हैं और हमें भी आदत हो गई ये देखते देखते, तो हम इनको भी फॉलो करते देखते भी हैं। ये जो सारे खाने पेश करते हैं, हम ख़ुद खानों के बहुत शौकीन हैं, इसलिए तो हम मोटे होते जा रहे हैं। तो इसी हिसाब से फिर उनको, मेरे ख्याल से फिर जब उसने देखा कि डॉक्टर हैं, तो फिर तो और भी उनको गुजारा करना चाहिए था। एग्जैक्टली उल्टा, ये सारा कुछ उल्टा हो गया। मतलब उन्होंने कमेंट को मिस इंटरप्रेट किया, उन्होंने देख के डॉक्टर हैं प्रॉपर सारा कुछ निकाल के उस, मतलब मैं कह रहा हूँ कि इतनी टाइम उसने मुझ पे ज़ाया किया, उसकी जगह वो कुछ और करता तो ज़्यादा बेहतर होता। ताहिर खान डेफिनेटली ये वीडियो देख रहे होंगे, हाँ ये आपका मैसेज उन तक पहुंच गया होगा। इट्स अ बेसिकली मिसअंडरस्टैंडिंग और एक exactly ऐसे यार उनसे तो देखो मेरी कभी मुलाकात ही नहीं हुई ना, राइट। और मतलब क्योंकि ये बिजी लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, हम तो सिर्फ मीडिया पे देखते होते हैं। जी जी, हमें तो इनसे बहुत उम्मीदें होती है कि यार ये तो अगर हम, अल्लाह माफ़ करे, अगर इंटेंशनली भी हम किसी को कोई उल्टा सीधा बोले तो फिर भी वो हमें माफ़ करे। लेकिन ये तो इधर सारा बहुत बड़ी बात आपने कर दी, बहुत सारी चीज़ें उल्टी हो गई है ना। एग्जैक्टली कि आपके अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी है, इतने फॉलोअर दिए, इतने माल दौलत दी है, मतलब आपको अल्लाह ने सब कुछ दिया है। आपको अल्लाह थोड़ा सा हौसला भी दे ताकि आप एक चीज़ को समझ सकें। उस चीज़ को समझने के लिए फिर आप एक वीडियो बेशक बनाएं, वीडियो बनाने के लिए और भी बहुत चीज़ें। हाँ, उन्होंने वो जाली डॉक्टर से याद है, तो बहुत सारे जाली डॉक्टर है पाकिस्तान में। अगर उनका इतना शौक़ है तो मैं उनको, मुझे एक मैसेज करे, मैं उनको एक लिस्ट भेज दूंगा और उन पे बैठ के वीडियो बनाए, तो ये उनका इस दुनिया में भी काम आएगा, पाकिस्तान के लिए भी काम आएगा और आखिरत के लिए भी कम से कम ये कहेगा कि मैंने अपने प्लेटफॉर्म से एक हक़ के लिए आवाज़ उठाई थी। तो ये हमें बहुत, मुझे दुख हुआ उसका वो वीडियो देख के, और फिर मजबूरी में मैंने वो वीडियो बनाई। हालांकि हमें इन चीज़ों पे तो हम ना पढ़ते हैं। मुझे बहुत सारे कोलीग्स, दोस्तों ने, सीनियर ने कहा कि यार ये वीडियो बना के आपने गलत किया, लेकिन मैंने कोई गलत इसलिए नहीं किया कि जहाँ मैं खड़ा था, जिस पोजीशन पे उसने ला के मुझे खड़ा किया था, तो मेरी मजबूरी बन गई थी कि उनको मैं एक एक्सप्लेनेशन दूँ। उस एक्सप्लेनेशन का भी कोई मेरे ख्याल से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हालांकि हम बार बार कह रहे हैं कि
पाकिस्तान की प्रमोशन की बात तो इन लोगों से हमने सीखी है ना, कि पाकिस्तान को प्रमोट करना है, टूरिज़म को प्रमोट करना है, आप रेस्टोरेंट को प्रमोट करते हैं सारी चीज़, तो मेडिकल टूरिज़म को भी प्रमोट करें ना। इसके लिए तो देखें पाकिस्तान के लिए तो बड़ी कुर्बानियाँ लोगों ने दी है। कोई अगर कहे टेक्नोलॉजी इधर सब कुछ है, सर्जन बहुत अच्छे हैं, कोई अगर कोई ये समझता है ना कि तुर्की में अच्छे है, तो कोई ऐसा चीज़ नहीं है। तुर्की उन लोगों के लिए अच्छा है जिस तरह अमेरिका है, यूके हैं, जो वहाँ पे सर्जरीज एक्सपेंसिव है, बहुत महंगी है, तो वो सस्ती के चक्करों में वो तुर्की की तरफ आते हैं। राइट। हमारे लोगों ने तो उसको ये समझा है कि मतलब वो कोई बहुत ही आला मखलूक है, तो इसलिए सर्जन उधर कुछ सर्जन, यानी सब नहीं। यहाँ के जो लोकल डॉक्टर्स हैं उनके पास जो स्किल सेट वो कैरी करते हैं वो कम्पीट करता है उनकी क्लिनिकल बहुत अच्छे सर्जन हैं। ये आपकी सोच है, पाकिस्तान में बहुत अच्छे सर्जन हैं, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, राइट, ना हमें कोई प्रमोट कर रहा है। उल्टा अगर कोई कमेंट हम करें तो जो एक मरीज़ आ रहा है तो उसको भी ये लोग मना करते हैं कि ना जाए, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे सर्जन हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। अब मेरे अगर आप देखें, मेरे पेज पे विज़िट करें, मेरे कोई 90% जो लोग हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो स्पेशली सर्जरी के लिए यहाँ आते हैं और फिर जाते हैं। कुछ इसमें बहुत कम है जो पिछले 5-6 महीने में मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि वो टोटली फॉरेनर थे। और ये सस्ता भी है आपका? हमारा उस हिसाब से सस्ता भी होता है, ठीक है जी जी। हाँ, तो तुर्की उन लोगों के लिए अच्छा है। अब तुर्की के लिए तो देखो, अब ये लोग तो समझते हैं कि मतलब बस जो भी तुर्की में होगा वो वंडरफुल और या आउट क्लास, ऐसे नहीं होता। तो इन लोगों को हम फिर वही कहते हैं कि थोड़ा बहुत इनको रिसर्च करनी चाहिए, चाहे जहाँ भी जाना चाहो, लेकिन प्रमोशन की बात है तो इसके लिए कुर्बानी देनी होती है। क्या हुआ अगर किसी एक के बाल पाकिस्तान से लगवाए और थोड़े कम बाल आए, लेकिन वो कुर्बानी तो आपने पाकिस्तान की प्रमोशन के लिए दी ना, लोगों ने जानों की कुर्बानी दी है, तो अगर आपने किसी ने बालों की कुर्बानी दी तो क्या हो गया। हमारा तो यही गिला है ना सबसे। बाकी जो बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर उन्होंने बाहर से कराया तो उनके सर पे कौन से बाग आता है? ऐसा ही है, कुछ भी नहीं है ऐसा। ताहिर भाई अगर आप ये देख रहे हैं वीडियो तो मैं देखना चाहता हूँ आपको हिजरतुल्लाह भाई के साथ एक ही टेबल पे डाइनिंग नहीं, हम ज़रूर मिलेंगे। हमने कहाँ जाना है, उनके रेस्टोरेंट से खाना खाएंगे और सब कुछ करेंगे। मैं मील करते हुए दोनों को देखना चाहता हूँ क्योंकि आप दोनों माशाल्लाह से बहुत बड़े नाम है पाकिस्तान के। शुक्रिया। तो इंशाल्लाह हम देखना चाहते हैं आप दोनों को इकट्ठे हंसते खेलते हुए इंशाल्लाह ज़रूर वो दिन प्रमोट करेंगे पाकिस्तान को इंशाल्लाह। बस यही हमारी गुजारिश है सबसे। पर्सनल अगर किसी को लगता है ना कि मेरे उसमें पर्सनल कुछ है, तो पर्सनल किसी को अगर लगता होगा तो उनकी अपनी सोच है, लेकिन मैं हल्फियन कहता हूँ कि मेरा उसमें पर्सनल ये बिल्कुल नहीं है कि आप आए वो। मैं तो उधर भी कहता हूँ हर जगह, मैं इवन मेरे जो मरीज़ होते हैं उनको भी मैं कहता हूँ कि यार आप प्रॉपर वर्कअप करें। मुझे अगर कोई मरीज़ कंफ्यूज भी लगे ना, मैं उनको कहता हूँ कि मैंने कल 3 मरीज़ों को घर भेजा है कि आप लोग प्रॉपर सोचें, फैसला करें, फिर सर्जरी के लिए आ जाइए, कोई इमरजेंसी नहीं है। डॉक्टर हिजरतुल्लाह, मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूँगी कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस में जो यंग जनरेशन इस वक्त जो कंटेंट बना रही है या जो वो स्प्रेड कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वो किस हद तक जो डॉक्टर की प्रैक्टिसेस हैं उसमें किस हद तक अपना इम्पैक्ट, अपना रोल प्ले कर रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा देखें, अब सोशल मीडिया तो जितने इन्फ्लुएंसर्स है उनसे किसी और को गिला है नहीं है, मुझे बहुत बड़ा उनसे गिला है। मतलब आप समझे कि सब अगर नहीं तो 90% इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान के लिए या लोगों के लिए या यंग जनरेशन्स के लिए या हेल्थ के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वो आप उनकी वीडियोस मतलब हर कोई देखता है, तो आपने भी देखी होगी कि वो उनकी वीडियो में उल्टी सीधी हरकतें होती हैं, मतलब कोई आपको लर्निंग की चीज़ नहीं मिलती। उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि जब वो उल्टी सीधी हरकतों से थोड़े अपने बेडरूम से निकल के, फैमिली से निकल के, वो थोड़े से फिर इन चीज़ों पे फोकस करे कि जो माशरे को बेहतर करने के लिए कर सकते हैं। क्योंकि उनको अल्लाह ने बड़े बड़े फॉलोअर्स दिए हैं, ज़्यादा लोग दिए हैं उनको, कम से कम वो एक बंदा भी अगर अच्छा मैसेज दे सोसाइटी को बेहतर करने के लिए, अच्छी चीज़ों पे बात करे। मतलब आज तक मेरे सामने उनकी किसी की वीडियो ऐसे नहीं आए जिनको मैं कहूँ कि यार ये इन्होंने एक अच्छा जो एक सोशल मसला है उस पे डिस्कशन की है। वो कोई क्या हरकत कर रहा होता है, कोई क्या कर रहा होता है, कोई क्या। यंग जनरेशन को सिर्फ यही मैसेजेस दे रहे हैं और
कि मतलब आपने जिस तरीके से भी है, जो मुझे फील हो रहा है ना, क्योंकि जो मैं अपनी बात करूँगा कि जो मुझे, कि आप लोग बस पैसा कमाएं, जैसे भी हो पैसा कमाएं, सबक तालीम सब कुछ, एजुकेशन ख़त्म, पैसा कमाए, उल्टी सीधी हरकतें करे, नाचे कूदे खेले, लेकिन बस पैसा बनाए। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वो लेते हैं, अच्छी बात है, अल्लाह ने जिसको दिया होता है जितना उसी हिसाब से खाए, लेकिन आप उस चीज़ को इतना लोगों में इंस्टिल करने की कोशिश ना करें, उतना लोगों को दिखाने की कोशिश ना करें कि वो लोग फिर उन चीज़ें लेने के लिए किसी हद तक भी जाए। ठीक है, तो माशरे में मेरे ख़्याल से सुधारने में तो उनका कोई हाथ नहीं, अगर बिगाड़ने की आप बात करें तो उसमें काफ़ी हाथ मुझे लगता है कि उनका हो सकता है। और यही हम सब इनसे गिला करते हैं कि यार आप लोग थोड़े से, क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं, हमें अपनी बच्चों की मुस्तकबिल की वो है फ़िक्र होती है। हम ये बिल्कुल मैं तो नहीं कंट्रोल कर सकता बच्चों को कि वो कहे कि उनकी ये वीडियोस ना देखे। मेरे ख्याल से 90% लोग नहीं कंट्रोल कर सकेंगे अपने घर वालों को कि उनको ना देखे, लेकिन जब उन्होंने देखना है तो हम उनको ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप लोग थोड़ी सी अच्छी जब खैर है वो लोग इन चीज़ों से फ्री हो जाए तब बनाए, लेकिन कम अज़ कम एक वो जो तबलीग में इरादा होता है वो इरादा तो कर लेना कि हमने चलो ये करेंगे, फिर हम ये चीज़ें करेंगे कि ये अच्छी वीडियोस भी हम बनाएंगे, लेकिन पहले हम ये शौक़ पूरा करें, बिल्कुल ये पूरा करें, उसके बाद फिर वो करें। दूसरी बात जो आपने मेडिकल का कहा कि डॉक्टरों पे क्या असरात है, तो डॉक्टरों पे बिल्कुल नेगेटिव असरात इस तरह है कि कल ही मैं किसी की वीडियो देख रहा था तो उसके चेहरे पे कोई दाग शाग निकले थे और ओरिजिनल थे फेक थे, अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि फिर वो किसी डॉक्टर के पास जाती है, वो डॉक्टर अब पता नहीं डॉक्टर है कि नहीं है, ये एक बड़ा वो क्वेश्चन है। और कहते हैं कि $1 मिलियन, क्योंकि मुझे ऐसी वाइब्स नहीं आए कि कोई डॉक्टर है कि नहीं है। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उन्होंने अपने नाम के साथ कुछ लोगों ने डॉक्टर्स लिखे हैं। अब लिखने से तो कुछ नहीं होता, लेकिन फिर इनकी प्रमोशन से बहुत कुछ होता है कि जो ये लोग उनसे जाके ट्रीटमेंट कराते हैं 10 मिनट में कि अब मैं आया हूँ फलाना के पास और ये देखे, और फिर उसके 5-6 मिनट 10 मिनट घंटे बाद या अगले दिन वीडियो अपलोड करके देखो मेरा सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो गया और अगर आपको भी ये चाहिए तो इधर आ जाए। तो ये बर्बादी है सिंपल। मतलब इससे हमें इन लोगों से बहुत बड़े गिले हैं, शिकवे हैं कि कम्युनिटी को अगर बेहतर नहीं कर सकते तो कम अज़ कम आप लोग उसको ख़राब ना करें। अच्छा डॉक्टर है, आपको पसंद है, बिल्कुल करें। बुरा डॉक्टर है, आपको नहीं पसंद, बिल्कुल उसके वो भी बुरे चीज़ें भी बताए कि यार इस तरह है, लेकिन बिला वजह उनको किसी चीज़ को किसी पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, डेफिनेटली पर्सनल इंटरेस्ट ही होगा ना। जब एक बंदा आपको लग रहा है कि ना तो इसने ये दाग ठीक किया है, ना तो ये प्रॉपर क्वालिफाइड है, उसके बावजूद आप प्रमोट कर रहे हैं, तो पर्सनल इंटरेस्ट होगा ना, आपको कोई पर्सनल उससे फ़ायदा होगा, जो भी फ़ायदा है, दोस्ती है, गिफ्ट्स है, कुछ और है, ये है। तो ये लोग इन चीज़ों में फिर थोड़े से ज़्यादा तमीज़ नहीं करते, तो लगे होते अपने मस्ती में मौज में, बग़ैर सोचे समझे कि यार ये मेरा मैसेज जो आपके अगर 10 मिलियन 20 मिलियन 15 मिलियन फॉलोअर्स हैं, लाखों उस पे व्यूज़ आते हैं, तो कितने लोगों को आप एक गलत रास्ते पे लेके जा रहे हो, मिसगाइड कर रहे हो। और ये मैं आपको बताऊं, ये जो इंटेंशनल या फ्रॉडुलेंट मिस प्रेजेंटेशन होती है, एक बहुत बड़ा इसका कानून है कि अगर आप जिस तरह आपने वो प्रोडक्ट की भी बात की ना उस टाइम, उसकी और ये दोनों एक्चुअली मैं आपको एक ही जगह पे जवाब दूंगा कि फ्रॉडुलेंट जो मिस इंटरप्रिटेशन है या मिस प्रेजेंटेशन है, वो एक्चुअली ये चीज़ होती है कि आप एक चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं, आप एक चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं कि यार इस चीज़ से आपको ये फ़ायदा होगा, और वो अगला बंदा या बंदी आपसे आके उसी बेस पे, उसी शराइत पे, उसी टर्म्स पे वो चीज़ें, ट्रीटमेंट हो, कोई भी चीज़ हो, वो आपसे करे, और हकीकत में उसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये प्रॉपर आप पे एक सू कर सकता है कोई, एक फ्रॉडुलेंट मिस प्रेजेंटेशन का एक प्रॉपर एक अपना कानून है। लेकिन यहाँ पर जो दिल का नहीं, जो दिख रहा है वो बिक रहा है, वो तो एक वो है ना आपकी वो चीज़ है कि
दिखाए, वो चीज़ दिखाए जो एक्चुअल में है। लेकिन यहाँ पर आपको वो रिजल्ट्स दिखा रहे हैं जो कि एक्चुअल में नहीं है। तो ये नहीं है तो एक्चुअल में तो जो इफेक्ट है तो वो ही अपने लिए आवाज़ उठाएगा ना। अब हम तो नहीं लेके फिर सकते कि बताओ आपके साथ क्या हुआ है, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि ये तो इस्लाम में भी जायज़ नहीं है, जी किसी मज़हब में भी धोखा जायज़ नहीं है। तो ये कुल्ला धोखा है कि अगर कोई बंदा आप किसी के पास जाते हैं और सिर्फ किसी पर्सनल इंटरेस्ट के लिए ये कहते हैं कि यार मैंने ये किया और मैं ये हो गया, ये धोखा है। इसको आप जो भी नाम दो। फिर अगर वो बंदा क्वालिफाइड भी नहीं है और उसको भी आप किसी को साथ लेके करते हो कि यार ये यहाँ से कराए, जो भी कराना है ये सबसे अच्छा है और हाईली रिकमेंड, ये भी धोखा है। और वो बात फिर वही आती है, अगर आप बेईमानी करते हैं, बेईमान हैं, तो इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन जितना किसी से हो सकता है हमारा तो यही होगा कि हम रिक्वेस्ट ही इनसे करेंगे कि अपना कुछ अच्छा रोल प्ले करें। किचन से वीडियो भी कुछ हद तक होती है, बेडरूम से भी कुछ हद तक होती है, गाड़ियों से भी कुछ हद तक मज़ा आता है, मतलब जगह जगह से कुछ हद तक होता है। अपनी गाड़ियाँ भी कुछ हद तक दिखाते हैं, कोई मतलब हस्बैंड बीवी को, बीवी उसको, मतलब एक चीज़ है। खैर भाई की भी बात करें, कोई अच्छा फूड तो मैं खुद शौकीन हूँ ना, वो तो मैं बड़े शौक से देखता हूँ। मतलब देखें ना, वो सारी चीज़ें वो होती हैं जो एक्चुअल में वो नहीं होती, और आप किसी को मतलब जिसको कहते हैं झांसा देने के लिए, तो एक किस्म का अगर झांसा होता है तो वो हर मज़हब में भी बैन है, अनएथिकल। और इसका तो मतलब आप कुछ कर ही नहीं सकते ना, अनटिल अनलेस वो बंदा खुद ये फैसला ना करे कि यार मैंने आज से बेईमानी नहीं करनी और अल्लाह से मैं डरता हूँ। अल्लाह से अगर आप नहीं डरते तो फिर उस बंदों से लोगों को डरना चाहिए। राइट। डॉक्टर हिजरतुल्लाह, प्लीज़ अपनी स्ट्रगल के बारे में बताएं, अपने जितनी भी आपने आपकी बैकग्राउंड हिस्ट्री है उसके बारे में प्लीज़ बताएं। अच्छा देखें, अब स्ट्रगल हमारी दो किस्म की होती है। हर इंसान की एक होती है जो वर्क प्लेस में एकेडमिकली हमारी होती है, किसी पर्सनल होती है। तो स्ट्रगल मुझे तो खैर अभी अंदाज़ा हो रहा है कि मैंने कितनी स्ट्रगल की है। यकीन करें उस टाइम जिस टाइम मैं कर रहा था तो कोई अंदाज़ा नहीं हो रहा था। तो पता नहीं, शायद सबके साथ ही होता है, लेकिन ये जब पीछे मुड़ के देख दे ना, तो इतना लंबा रास्ता तय करके तो फिर वाकई बंदे को लगता है कि स्ट्रगल किया। पहले तो मतलब जब मैं MBBS कर रहा था, मेडिकल स्टूडेंट था, तो मेरी अबू की डेथ हो गई। तो फिर वो 5-6-4 महीने तो मैं ये सोच रहा था कि मेडिकल छोड़ूं कि करूं, अपने साथ ही सोच रहा था। डिफरेंटली मशवरे के लिए तो ऐसा कोई था नहीं कि खैर फिर वो किस्मत में था तो MBBS हो गया। MBBS के बाद फिर हाउस जॉब कंप्लीट हुई। हाउस जॉब भी अनपेड थी, बग़ैर पैसों की थी। ठीक है, तो ये भी लोगों को नहीं पता कि डॉक्टर अनपेड भी काम करते हैं। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे अनपेड काम करते हैं, हर डॉक्टर मालदार नहीं होता। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब फिर हम ट्रेनिंग पे आते हैं तो ट्रेनिंग के लिए हम अलग एग्ज़ाम देने होते हैं। तो ये 2014 की बात है। तो ट्रेनिंग एग्ज़ाम अल्लाह ने पास किए, सिलेक्शन हो गई पिम्स में, काम शुरू किया। तो फिर मतलब जो अब्बू के डेथ के वो कहते हैं ना कि वो अम्मी मरती है तो उसी रात बंदा ख्वार होता है, जब अब्बू मरता है तो अगले साल बंदा ख्वार होता है। तो फिर वो 2016, 15, 17 में वो शॉक्स हमें लगने लगे कि जब वो इनकम वाला कोई नहीं था। तो यकीन करें ये लोगों को लगता होगा कि एग्जैजरेट हम करते हैं, लेकिन नहीं। हमारे घरों में 3-3 दिन तक कोई खाना नहीं बना। ठीक है, ये 2016-17 की बात है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमारे करीबी दोस्त हैं उनको पता है, जो हमारे हम साथ होते थे तो उनको पता है। खैर 2014 में फिर जब हम पिम्स में पहले वो करते हैं ना, अप्लाई करते हैं, तो हर जगह पे एक कानून होता है कि आपसे वो कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट करते हैं। तो वो मेरे ख़्याल से कोई 80,000 थे। तो उन्होंने जब मांगे तो वो मेरे पास नहीं थे। ठीक है, 1-2 दोस्तों से मांगे, लेकिन लाजमी है जब आपके पास कुछ नहीं होता तो कोई आपकी ज़्यादा हेल्प करने की भी कोशिश नहीं करता। तो फिर मैंने दादी थी हमारी, अम्मी तो बहुत बचपन में मेरी डेथ हो गई थी, तो दादी के साथ में बैठा तो उन्होंने कहा कि क्यों ऐसे परेशान हो। तो उनको मैंने कहा कि यार ये इस तरह सीन है और पैसे चाहिए। तो पता नहीं उन्होंने कई छोटा सा संदूक था, उसमें अंदर कोई हमारे जो गाँव के लोग होते हैं वो कोई 5-6 शापरों में वो लपेटते, उन्होंने निकाल के दिए। तो आप समझे कि ज़िंदगी में जो खुशियाँ मुख्तलिफ़ मौक़ों पे बड़ी बड़ी खुशियाँ होती, तो एक वो बड़ी खुशी थी। तो मैं अगले दिन इस्लामाबाद वापस आया पेशावर से, वो फ़ीस डिपॉज़िट की।
तो तब मुझे ट्रेनिंग मिली शुरू हुई, मतलब उनका कोई अपने रूल्स होते हैं ना जी जी कि वो जमा करनी होती है। जी जी फिर 2016-17 में ये वाली बात हुई, लेकिन मैंने वो जो हमारी पिम्स में तनख्वाह थी तो वो मैंने नहीं छोड़ी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मसले थे, कुछ और शुरू करे। डॉक्टरों की तनख्वाहें जो गवर्नमेंट में हैं वो कुछ भी नहीं है। सही। ये लोगों को लगता होगा कि बहुत है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। खैर टाइम जो कहते हैं कि इन्ना माल उसरे युसरा, कि बस वो हर मुश्किल के बाद एक आसानी होती। फिर मुझे एक और जॉब मिली, उसके साथ मैंने वो कंटिन्यू की। फिर थोड़ा बहुत 18 से 19 से थोड़ा आप समझे कि कम से कम वो जो 2-3 दिन खाना नहीं बनता था वो रोज़ाना के बेस पे कुछ ना कुछ मिलने लगा जी। इसके अलावा फिर जहाँ तक ये पर्सनल लाइफ की जो फाइनेंशियल स्ट्रगल होती है, ये बहुत मुश्किल होती है, लेकिन जिस पे गुजरा हो तो वो फील कर सकते हैं। बाकी लोग सिर्फ शायद उनको चस्का लेके देखे, लेकिन वैसे नहीं होता। अच्छा, इसके बाद फिर जो एकेडमिकली है, तो एकेडमिकली फिर डिफरेंटली जो फाइनेंशियल इश्यूज आपके आते हैं तो आपकी सारी लाइफ मेस्ड अप होती है। वो चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे आपकी फ्रेंड लाइफ हो, चाहे आपकी एकेडमिक हो, तो सारी चीज़ें होती है। इसके बाद फिर अब एक समझे कि बचपन से या बाद में थोड़ा सा शौक़ था ज़्यादा मेहनत करने की, जी जी। तो मैं डबल काम करता था। डबल काम प्लास्टिक सर्जरी में करता था और बग़ैर तनख्वाह के। जी जी और वो मैंने 1 साल एक जगह पे किया है और 4 साल कहीं और किया है। जी जी। आप ऐसे समझे कि 2013-14 के बाद दोपहर को मैं कभी नहीं सोया। हालांकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि दोपहर को लोग 1-2 घंटे के लिए सोते हैं ना, ज़्यादातर डॉक्टर नहीं सोते, लेकिन चूँकि मैं अपनी एक लाइफ बता रहा हूँ तो वो मुझे कभी वो उसका मज़ा भी मैंने नहीं लिया कि बंदा कैसे इंजॉय करता है या क्या करता है। फिर वो डबल जॉब की, डबल टाइम पे, मतलब सुबह 8 से दोपहर तक सरकारी में, फिर 2 बजे से शाम 8 तक वो प्राइवेट में। आपका फिर कोई जब कहीं काम करते हो ना तो वहाँ पे टाइमिंग नहीं होती, कभी आप 7 बजे भी फ्री होते, कभी रात 12 बजे भी फ्री हो सकते हो, तो वो एक चीज़ चलती रही। जी। तो ये सारी स्ट्रगल है। और फिर सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो आपकी हॉनेस्टी है पेशेंट के साथ, और वो कंटिन्यू स्ट्रगल है, हिम्मत नहीं हारनी होती, मजबूत खड़ा होने के लिए आपको इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह का फजल करम आप पे होना चाहिए कि आपको वो एक हौसला मिले। So right now you are having your own clinic. अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब आज big achievement. आज आप कह सकते हैं कि ठीक है, बस बहुत अच्छा गुजारा है, अल्हम्दुलिल्लाह। Inspired from your story. नहीं, थैंक यू, शुक्रिया। हिजरतुल्लाह, हमारे सेगमेंट का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है रैपिड फायर। मैं आपसे ज़्यादा नहीं, बस सिर्फ 5 मिथ्स लूँगा जिसमें यस नो में आपने उसका जवाब देना है। ठीक है। पहला मिथ है या फैक्ट है, आप प्लीज़ इसको डिनाई करें या इसको एक्सेप्ट करें कि प्लास्टिक सर्जन्स एक सर्जरी जब परफॉर्म करते हैं उसकी मल्टीपल पैरेलल सर्जरीज उसके साथ उसको परफॉर्म करनी पड़ती हैं। एक सर्जरी पर वो चीज़, वो स्कार्स वगैरह छुपाने के लिए उसको मल्टीपल सर्जरीज़ की तरफ या मल्टीपल उसको एस्थेटिक प्रोसीजर्स की तरफ लेकर जाता है पेशेंट को। इन टर्म ऑफ कॉस्ट ये बात हो रही है। अगर सिंपल यस नो है तो नो, ठीक है। हाँ, अगर आप डिटेल में जाना चाहते तो वो हम नहीं करते। राइट। हम ये करते हैं कि पेशेंट को पहले सेटिस्फाई करें। अगर वो सेटिस्फाई नहीं होते किसी भी वजह से, अब सेटिस्फेक्शन ज़रूरी नहीं है कि सर्जन ने सर्जरी गलत की हो ये सकता है कि उनकी जहन में कोई इमेज है, उस तरह इमेज आ नहीं रही। राइट। ठीक है, तो ये एक मिसकंसेप्शन है कि मतलब बिल्कुल भी नहीं होता। हाँ, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मिथ है या फैक्ट है, प्लीज़ इसको आप ये एक्सेप्ट या डिनाई करेंगे कि वंस यू डन विद अ प्लास्टिक सर्जरी तो आप उस प्लास्टिक सर्जरी को मेंटेन रखने के लिए दोबारा उस प्रोसीजर से गुजरेंगे। ये इस तरह है ना, अब देखिए, अब ये कॉन्शियसनेस होता है, ब्यूटी कॉन्शियसनेस होता है। अगर आपने 25-30 साल में एक सर्जरी की तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप कॉन्शियस है ब्यूटी के बारे में, राइट, कॉन्फिडेंस बहाल करने के लिए। तो 10-12 साल गुजरते हैं तो एजिंग प्रोसेस को तो कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। राइट 30-35 साल में अगर मैं एक सर्जरी अपनी करवा रहा हूँ, 45 पे पहुँचता हूँ तो मेरी चीज़ें फिर मुझे लग रहा है कि यार मैं आई एम गेटिंग ओल्ड या जो भी है, तो उसके लिए डेफिनेटली उसकी वजह से नहीं हो रही कि आपने पहले की है, उसकी वजह से हो रही कि आप पहले से कॉन्शियस है। सो इट्स अ मिक्स अप क्वेश्चन, इसका ना एक्सेप्ट करें डिनाई करेंगे, ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। कुछ ऐसे सर्जरीज होते हैं जो एक बार करके वो जिंदगी, मतलब हमारी भी तो इतनी जिंदगी नहीं है, रिजल्ट्स परमानेंट है या टेम्परेरी है? रिजल्ट कुछ के परमानेंट है,
कुछ के टेम्पररी है। राइट। अब परमानेंट और टेम्पररी में डिफिनीशन के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आप परमानेंट किसको कहते हैं। जिस तरह आज मैंने पेशेंट देखा, उसने कहा, मैं कहती हूँ कि 25 साल के लिए कुछ भी ऐसा नहीं होता। राइट। नोज़ कुछ ऐसी सर्जरी है जो परमानेंट हो सकती है, लेकिन बाकी देखो अगर आप फेस लिफ्ट करते हो, अब 10 साल में मेरे फेट्स इतने हैं, अब 45 साल में मैं आपसे मिलूंगा तो और चेहरा लटका होगा। तो आज अगर मैंने सर्जरी करवा लूँ या जो भी करूँ, टाइटनिंग करूँ या ये करूँ या वो करूँ, तो 10 साल बाद वो एजिंग प्राइसेस में और लूज होगी। तो अगर मुझे फिर लगता है 10 साल बाद कि मैंने दोबारा टाइट करवाना था क्योंकि मुझे उस चीज़ का बहुत अच्छा लगा था, तो मैं जाऊँगा। सो इट्स अ सर्टेन एज, जिस तरह इम्प्लांट्स की अपनी एक एज है, उसके बाद उसको एग्जैक्टली हाँ, वो जो कहते हैं कि 10-8 साल में अगर आपको लगता है कि वो होगा तो उसको आप एक्सचेंज करें। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मिथ या फैक्ट आप ये बताएंगे कि प्लास्टिक सर्जरी के जो रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत अननेचुरल होते हैं, इट्स अ फैक्ट? नहीं, ये एक लोगों का ये जहन में कुछ आ गया है, कहते हैं अननेचुरल। मुझे एक बंदा आज तक कोई बंदा दिखाए जो गुजर रहा हो और कहे कि यार ये प्लास्टिक का लग रहा है या प्लास्टिक सर्जरी इसने कराई है तो लग रहा है। हाँ, अगर किसी की खूबसूरती, अगर कोई खूबसूरत बंदा हो, कोई भी हो, और उसको लोग कहते हैं कि यार शायद इसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, तो फिर तो हम सोचते हैं कि ये अच्छी चीज़ है कि प्लास्टिक सर्जरी को लोग खूबसूरत समझते हैं। सो इट्स अ मिथ। टोटली मिथ है, ऐसे कुछ भी नहीं होता। बाकी जो जितनी चीज़ें होती है, नोज़ होती है, हम अपनी मर्ज़ी से, मरीज़ कोई कहता है कि लंबी रखनी है, कोई कहता है छोटी रखनी है, कोई कहते हैं ऊपर, कोई, वो उसकी पर्सनल चॉइस है। नेक्स्ट हमारे पास है कि प्लास्टिक सर्जरी के जितने प्रोसीजर्स हैं, इट्स फॉर वेल्दी कैंडिडेट, ये सस्ता नहीं है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, एस्थेटिक्स की तरफ आप अगर कॉस्मेटिक्स कहते हैं तो बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि ये फॉरेन में भी कहीं भी इंश्योरेंस में नहीं आता, क्लेम नहीं कर सकते। और प्लास्टिक सर्जरी रिकन्स्ट्रक्टिव है, कैंसर है, ये वाली चीज़ें हैं, कैंसर भी हम देखते हैं, स्किन कैंसर होते हैं, और जो चीज़ें वो आप समझे कि वो सरकारी में भी होती हैं और फ्री भी होती है, और अदरवाइज हाँ ये हर बंदे का बस क्या काम नहीं होता। एग्जैक्टली राइट। नेक्स्ट हमारे पास है कि प्लास्टिक सर्जरी के जितने प्रोसीजर्स हैं ये मोस्टली फॉर वुमेन्स होते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, इस तरह है कि यूजुअली ख़वातीन की बात लोग ज़्यादा मानते हैं हमारे, तो ख़वातीन ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। ठीक है, अब आप देखें ना, जितना भी इवन कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ख़वातीन को सजना संवरना चाहिए अपने शोहरों के लिए। ठीक है, तो सजना संवरना है ही ख़वातीन के लिए, तो मेजॉरिटी ख़वातीन होते क्योंकि वो ज़्यादा कॉन्शियस होते। मेल थोड़े से ये होते कि इजी गो, वो कहते हैं कि चलो बस ठीक है, इतना मसला नहीं है, वो है, वो नहीं होता। तो मेजॉरिटी फ़ीमेल होते हैं, सारे फीमेल नहीं होते। लेकिन आप समझे कि अगर हम 100 सर्जरीज़ करते कॉस्मेटिक की, तो उसमें 75% आप समझे कि 2/3 फीमेल होते, 1 पोर्शन जो है मेल होता है। डॉक्टर हिजरतुल्लाह, मैं चाहूँगा कि सेशन की क्लोजिंग के ऊपर आप पब्लिक अवेयरनेस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, तो प्लीज़। किस चीज़ की अवेयरनेस के लिए? डॉक्टर हिजरतुल्लाह, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हेल्थ कास्ट के प्लेटफॉर्म से पब्लिक अवेयरनेस के लिए आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, वो मैसेज? अच्छा, देखिए, अब हम क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड है और हेल्थ का करते हैं, तो सबसे पहले तो हमारी सारी जो लोगो जनरेशन, न्यू जनरेशन के लिए हैं, वो ये पैगाम है कि अगर वो पढ़ेंगे, लिखेंगे तो आगे कोई अच्छे स्टेज पे पहुंचेंगे। अगर, क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि लोगों में पढ़ने लिखने का रुझान बहुत कम हो गया है, तो वो करे। बाकी तो हमारा ज़्यादा जो प्लास्टिक सर्जरी के हमारे पेशेंट होते हैं उनके लिए हमारा ये होता है, यूजुअली जो होती है कि मतलब एक बंदा करवा रहा होता है, फैमिली नहीं मानती, तो मुझे ये लग रहा है कि उनको फैमिली को आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। इसमें प्लास्टिक सर्जरी में जितने लोग आते हैं वो बेसिकली आते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लो होता है। कॉन्फिडेंस लो होना किसी भी वजह से, नोज़ हो, फेस हो, मेल के ब्रेस्ट हो, किसी भी चीज़ की वजह से हो सकते हैं। तो मेरा इनके फैमिली और इनके लिए ये मैसेज होता है कि आप लोग कोशिश करें कि अगर कोई डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करे। डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद आप लोग कोशिश करें कि एक दूसरे को मोरली भी सपोर्ट करें और फाइनेंशियली भी सपोर्ट करें। बच्चों को भी ये चाहिए कि अगर कोई पेरेंट्स होते हैं जो अफोर्डिंग नहीं होते, तो उनको भी ये देखना चाहिए कि फिर उनसे ऐसे मुतालबात ना रखे जो पेरेंट्स को परेशान करे। यकीन करे, उसमें कोई भलाई नहीं होती उस बच्चों के लिए।
और पेरेंट्स को ये है कि अगर वो अफोर्डेबल है और बच्चे को वाकई प्रॉब्लम है और वो फेस कर रहा है, कॉन्फिडेंस के लिए हमारी ज़्यादातर सर्जरीज़ होती है, तो फिर उनके साथ वो कोऑपरेट करें। इस चीज़ पे ना जाए कि यार नहीं ये ठीक है वो है, क्योंकि हर वालिदैन को अपने बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं और होते भी प्यारे हैं, लेकिन मसला उनके कॉन्फिडेंस का होता है। तो ये एक चीज़ है कि आप लोग आपस में थोड़ा सा इसको डिस्कस करें, हमसे डिस्कस करें, हम एक दरमियानी रास्ता निकाल के उसको आगे ठीक करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर हिजरतुल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अमेजिंग गुफ्तगू रही आपके साथ कि वक्त का पता ही नहीं चला। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। और यकीन करें कि पिछले 3-4 सालों से बहुत से लोगों ने हमें इनवाइट किया है। हम ये नहीं कह रहे कि हम बहुत बड़े लोग हैं या बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, लेकिन किस्मत में नहीं हुआ उनसे मुलाकात करने का, और बस आप पहले बंदे हैं जिनसे किस्मत में हुआ। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और अगर हमारी तरफ से कोई कम्युनिटी या किसी लोगों की कोई होता है तो उस प्रैक्टिस डॉक्टरी के अलावा ये भी हम करते रहेंगे। सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ डॉक्टर हिजरतुल्लाह, द कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन। फेक डॉक्टर्स को एक्सपोज करने से लेकर ताहिर ख़ान भाई के लिए इन्होंने अपनी एक मैसेज रिकॉर्ड करवाया, और थ्रू आउट इनकी जो डिस्कशन थी उसमें आप सबके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट रहा। उम्मीद करते हैं आज का इंफॉर्मेशन से भरा ये पॉडकास्ट आपके लिए अमेजिंग साबित होगा। नेक्स्ट एपिसोड के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड विद हेल्थ कास्ट। अल्लाह हाफिज़।